एक मिनट रुक जाओ नालायको। पेपर पैटर्न देखते हैं, पहले बताइए कॉन्ट्रैक्ट का क्वेश्चन कहाँ कहाँ आता है, जल्दी से बताओ। फर्स्ट का ए, सेकंड का ए, थर्ड का बी और सिक्स्थ का ए। 3 जगह पेपर आता है कॉन्ट्रैक्ट का। आज की कक्षा में हम क्या करने वाले हैं जरा जल्दी से बताइए। 3 जगह है, 4 जगह, 4 क्वेश्चन आते हैं। क्या ये बात समझ? और टोटल मिला कितने मार्क्स के? 22 मार्क्स के। आप कितने का अटेम्प्ट करने वाले हो वो आपके ऊपर है। आगे बात समझ में? हम क्या करेंगे, पहली बार पेपर कब आया था बताइए? मई 2018 में। और लास्ट टाइम पेपर कब आया था? जून 2021। आज तक इतिहास में आईसीआई के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व करें। क्या ये बात समझ में आ गई? सारे के सारे। और कुछ क्वेश्चन में अगर लिखने की ज़रूरत पड़ेगी तो हम वो लिख के भी देखेंगे क्लास की चलती हुई क्लास में ही, कि कौन से सेक्शन किस तरीके से सीक्वेंस में लिखने चाहिए। क्या ये बात समझ में आ गई? फटाफट से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप बोल रहे हो सर हम कर लेंगे, तो वो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन देख के पता चल गया आपको किस चीज़ का क्वेश्चन है। एक्स एंड वाई जेड आर पार्टनर्स इन अ फर्म। अब क्या लगेगा? पार्टनरशिप का क्वेश्चन। लेकिन क्या ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन है? नहीं। किस चीज़ का? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का और जॉइंट प्रोमिसर्स का। दे जॉइंटली प्रॉमिस टू पे कितना? 3 लाख। अब सुनो जरा ध्यान से, क्वेश्चन पढ़ते ही आपके दिमाग में सेक्शन दौड़ जाना चाहिए। सेक्शन 43। सेक्शन 43 को आप पूरा समझाएंगे जॉइंट प्रोमिसर्स के केस में किस तरीके से लायबिलिटी अराइज होती है। क्योंकि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट कितनी है? 4 मार्क्स की। 3 लोगों ने प्रॉमिस किया है डी को पैसे देने के लिए कितना? 3 लाख। तो जो इंडिविजुअली अगर कोई रेशियो डिसाइडेड नहीं है तो क्या लगेगा हमें? 1-1 लाख देंगे। आगे जाके क्या हुआ? Y became insolvent and his private assets are sufficient to pay 1/5 of his share of the debts. X is compelled to pay the whole amount. पहली चीज, क्या कोई इंडिविजुअल जॉइंट प्रोमिसर को कंपेल किया जा सकता है? आंसर इज यस। एग्जामिनिंग द प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिसाइड करना है आपको टू व्हाट एक्सटेंट X कैन रिकवर द अमाउंट फ्रॉम Z। देखो मरा कौन था? Y। X ने सारा पैसा दे दिया, अब रिकवर किससे करेगा? Z से। इस अमाउंट को कैसे निकालेंगे पता है आपको? कैसे पता चला आपको? सिंपल तरीका, लॉस निकाल लो, बांट दो। अगर 1/5, पहली बात तो ये बताओ कि एक पार्टनर, एक प्रोमिसर का शेयर कितना है? 3 लोगों ने 3 लाख देने का वादा किया है, तो एक का हिस्सा कितना? 1 लाख। उससे 1/5 रिकवर हुआ है या 1/5 डूब गया है? 1/5 रिकवर हुआ है, तो 1 लाख का 1/5 कितना हुआ? 20,000। नुकसान कितने का हुआ? 80,000। अब वो 80,000 का नुकसान एक्स और जेड आपस में बांटेंगे, तो कितना कितना हो गया? 40,000। और पहले से कितना था जेड का? 1 लाख। एक्स ने तो सारी अमाउंट दे दी, तो एक्स अब कंपेल कर सकता है जेड को कितनी अमाउंट देने के लिए? 1,40,000। अमाउंट समझ में आया कैसे निकला? आपको सेक्शन 43 समझाना है। एनी वन जॉइंट प्रोमिसर कैन बी कंपेल्ड टू पे द होल अमाउंट, देन आफ्टरवर्ड्स ही कैन कंपेल द अदर जॉइंट प्रोमिसर्स टू कंट्रीब्यूट। क्या ये बात समझ में आती है? सेक्शन 43 आपको शब्दों में लिखना है और बस बात खत्म हो जाएगी। और सेक्शन हमेशा याद रहनी चाहिए बस। नेक्स्ट, स्टेट द एक्सेप्शन टू द रूल, एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। फटाफट से आप एक पेज निकालिए और मुझे ये बताना कि ये वाले जो टॉपिक्स है जो मैं आपको बता रहा हूँ ये कितनी बार अब तक पेपर में आ चुके हैं। ठीक है, जैसे फटाफट से निकालिए, पेज निकालिए आपने, उसमें लिखिए सेक्शन 25 नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट और सेक्शन 43। ठीक है, बस सेक्शन ही लिख लीजिए, वैसे ही याद आ जाएगा आपको। आप बस ये बताना कि कितने पेपर में आ चुके हैं। तो एक पेपर में तो दिख चुके हैं आपको दोनों ही, जॉइंट प्रोमिसर 43 एक में आ गया है, May 18 लिख लीजिए, अटेम्प्ट भी लिख लीजिए, May 18 में एक बार आया है, और ये वाला सेक्शन 25 वाला भी एक बार आया है। जल्दी से इसके कुछ एक्सेप्शन से बताओगे कौन कौन से केस में एक्सेप्शन है इसके? एग्रीमेंट मेड आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, दूसरा कंप्लीटेड गिफ्ट, एग्रीमेंट टू पे फॉर पास वॉलंटरी सर्विसेज, बेलमेंट, टाइम बार डेट, प्रॉमिस टू पे, बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसमें से हमने 2 वाले पॉइंट्स को इलेबोरेट किया था, बाकी सभी को 1-1, 2-2 लाइन में लिखा था। जैसे एग्रीमेंट मेड आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन को हमने थोड़ा सा इलेबोरेट किया था, और उसके बाद एग्रीमेंट टू पे फॉर पास वॉलंटरी सर्विसेज, कंप्लीट गिफ्ट छोटा सा था, वॉलंटरी वाला तो हो चुका है यहाँ पर, एजेंसी, बेलमेंट, सब 1-1 लाइन के। तो आप आंसर देखिएगा, उन्होंने बिल्कुल ऐसे ही किया है। हमारा जो नोट्स लिखे हुए हैं और उनके आंसर में कोई भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए, हम इसलिए आज की सभा में इकट्ठे हुए हैं। आप 1-1 पॉइंट पढ़ लीजिए, सारी चीज़ें वही हैं। आप ये बोल सकते हो सर गिफ्ट वाला थोड़ा पॉइंट अलग से लिखा है उन्होंने, लेकिन आप जितना मैंने लिखा उतना लिख सकते हैं, बाकी सारी चीज़ें मैच कर लीजिए। क्या ये बात समझ में आई? इससे आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। ये है May 18 का। थर्ड का कौन सा पार्ट है? बी पार्ट। ये आया क्वेश्चन आपका, जब भी क्वेश्चन ब्रीच से रिलेटेड आ जाए तो सेक्शन होता है सेक्शन 73। बताया रखा है मैंने आपको कि जब भी क्वेश्चन ब्रीच की रेमेडीज बताने के लिए आ जाए, चाहे उसमें डैमेजेस हो या कुछ भी हो, तो सेक्शन कौन सा आ जाता है? सेक्शन नंबर 73। क्या मैंने ये लिखवाया हुआ है आपको इंपॉर्टेंट सेक्शन की लिस्ट में? आंसर इज यस। अब आप मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन में क्या होगा, जरा ध्यान से देखिए। एम लिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट विद शांति ट्रेडर्स टू मेक द डिलीवरी सर्टेन मशीनरी टू देम, कौन सी तारीख तक?
30/6/2017। अब जरा ध्यान से समझना, किसने प्रॉमिस किया है, कौन मशीनरी देगा और किसको मशीनरी देगा, ये बताइए। मशीनरी किसको मिलेगी? शांति ट्रेडर्स को, या फिर एम लिमिटेड शांति ट्रेडर्स को मशीन देंगे, या शांति ट्रेडर्स एम लिमिटेड को मशीन देंगे? एम लिमिटेड को मशीन मिलेगी, एम लिमिटेड मशीनरी देंगे शांति ट्रेडर्स को। अगर इतनी बात समझ में नहीं आती तो आगे क्वेश्चन आपकी मदद करेगा भगवान के अलावा। देखिए कितने पैसे के लिए है, 11.50 lakhs। ड्यू टू लेबर स्ट्राइक एम लिमिटेड कुड नॉट मैन्युफैक्चर एंड डिलीवर द मशीनरी। तो शांति, ध्यान से क्लियर हो गया, एम लिमिटेड को देना है, ठीक है। लेटर शांति ट्रेडर्स प्रोक्योर्ड द मशीनरी फ्रॉम अनदर मैन्युफैक्चरर, कितने रुपए में? भाई तुम मना करोगे तो कहीं और से तो लेके आएंगे। ये जो कहीं और से लाने वाली बात है, क्या ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में है कि कहीं और से लाएंगे तो ये वाला ऑर्डिनरी कोर्स में तो नुकसान होना ही है, एंड द पार्टीज आर सपोज टू हैव प्रिज्यूम कि ये वाला नुकसान उन्हें होगा ही अगर आगे जाके लॉस होने वाले। 2 पॉइंट्स लिखवाए थे मैंने ऑर्डिनरी डैमेज में, ये बात लिखवाई है मैंने, ये दोनों बातें आप लिखेंगे ऑर्डिनरी कोर्स वाले में। ड्यू टू शांति ट्रेडर्स वाज आल्सो प्रिवेंटेड फ्रॉम परफॉर्मिंग अ कॉन्ट्रैक्ट व्हिच हैड मेड विद द जेनिथ ट्रेडर्स। इसका मतलब शांति ट्रेडर्स जिनको मशीन मिलने वाली थी, उन्होंने एक और ट्रेडर से कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था, ठीक है, एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड विद एम लिमिटेड एंड वर कंपेल्ड टू पे कंपनसेशन फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। वो वाला मशीनरी तो ले आए लेकिन उनका वाला काम पूरा नहीं हुआ। हो सकता है इस मशीनरी से गुड्स बना के उनको देने थे, तुमने मना कर दिया, वो मशीनरी नहीं आ पाई, तो जो दूसरे वाला डिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट था वो कैंसिल हो गया। अब उनको क्या करना है, कंपनसेशन देना है। अब इस क्वेश्चन में मुझे बताइए कि सिर्फ ऑर्डिनरी डैमेजेस की बात की जाएगी या स्पेशल डैमेजेस की? स्पेशल डैमेजेस का भी डिस्कशन होगा, एंड इट विल डिपेंड अपॉन कि उन्होंने क्या ये चीज़ की नोटिस, उनको प्रायर नोटिस दिया था या नहीं दिया था। क्या ये बात समझ में? अगर क्वेश्चन में क्लियर नहीं होगा तो हम क्या अज्यूम करके आंसर करेंगे? दोनों अजम्पशन बताएंगे कि अगर पहले से बता दिया था तो ले सकते हैं ये वाला कंपनसेशन भी एज स्पेशल डैमेज, और अगर नहीं बताया था तो नहीं ले सकते। क्या ये बात समझ में आई? 6 मार्क्स का आपको पता है किस तरीके से इसकी लैंग्वेज आगे जाने वाली है। एडवाइज शांति ट्रेडर्स द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन विच इट कैन क्लेम फ्रॉम एम रेफरिंग टू द लीगल प्रोविजन ऑफ 1872। तो सबसे पहले आप जो आंसर लिखेंगे इसका वो कहाँ से शुरू करेंगे, कौन से सेक्शन से? सेक्शन 73 आपको बताता है कि अगर कोई भी ब्रीच करता है तो पार्टी हु सफरिंग द ब्रीच वो सफर लॉस फ्रॉम सच ब्रीच विल क्लेम कंपनसेशन। तो ऑर्डिनरी डैमेजेस की वहाँ पे डेफिनेशन लिखेंगे और स्पेशल दोनों को प्रोविजन में समझाएंगे। इन द गिवन केस जो ऑर्डिनरी कोर्स में अराइज हो रहा है वो कितना अमाउंट है? 12.7 lakhs माइनस 11.5 कितना है? 1.25। तो 1.25 lakhs का जो अमाउंट है वो आपका एज ऑर्डिनरी डैमेजेस मिलेगा। ऑर्डिनरी डैमेज क्या है, बिल्कुल मैंने वर्ड टू वर्ड लिखवाया हुआ है आपको। उसके बाद क्या स्पेशल डैमेज भी मिलेंगे? स्पेशल डैमेजेस की अमाउंट बताएंगे आप क्वेश्चन में पढ़ के कि क्या थी स्पेशल डैमेजेस की अमाउंट? आंसर इज नो, अमाउंट तो नहीं है। तो अब क्या करें? तो स्पेशल डैमेज के लिए हमें बताना पड़ेगा, स्पेशल डैमेज का पॉइंट है जो कंपनसेशन पे करनी पड़ी किसको? बाय शांति ट्रेडर्स टू जेनिथ ट्रेडर्स। क्या ये बात समझ में आई? ये वाली अमाउंट की पेमेंट डिपेंड करेगी 2 चीजों पे, बताइए कौन कौन सी? पहला, इफ शांति ट्रेडर्स गिव प्रायर नोटिस किसको? टू एम लिमिटेड को। जेनिथ ट्रेडर्स को क्यों देगा? जिससे मशीन मंगा रहे हैं, जेनिथ ट्रेडर्स से तो बाद वाला कॉन्ट्रैक्ट है। नहीं आई बात समझ में आपको? तो एम लिमिटेड को अगर तुमने प्रायर नोटिस दे दिया था, इसके बारे में लिखेंगे कौन सा प्रायर नोटिस? अबाउट द कॉन्ट्रैक्ट विद जेनिथ ट्रेडर्स। तो अगर प्रायर नोटिस तुमने दे दिया था उनको तो ये वाली स्पेशल कंपनसेशन अराइज होगी। अदरवाइज यहाँ पर मैंने लिख दिया अदरवाइज। क्या वो स्पेशल डैमेजेस क्लेम कर पाएंगे या सिर्फ ऑर्डिनरी डैमेजेस? सिर्फ ऑर्डिनरी डैमेज ही क्लेम कर पाएंगे। क्या ये बात समझ में आई? इंपॉर्टेंट जो चीज़ इस क्वेश्चन की है वो सेक्शन 73 की जो एक्सप्लेनेशन लिखेंगे आप, उस चीज़ पे डिपेंड करेंगे कि आपको इस क्वेश्चन में कितने मार्क्स मिलेंगे, ना कि ये बात बताने के। क्या ये बात समझ में? एक बार मैं लैंग्वेज पढ़वाता हूँ आपको इसके आंसर की और आप बताना क्या ये आपके आंसर से आसपास है या नहीं। सेक्शन क्वेश्चन कहाँ से शुरू हुआ? अगर आप भी एग्जामिनर और चेकर होते तो ये आप भी जानते कि अगर बच्चा सही तरीके से क्वेश्चन को लिख रहा है तो आप भी पूरे ही मार्क्स देंगे, मार्क्स काटेंगे नहीं। हमने उसने कहा सेक्शन 73 प्रोवाइड्स फॉर कंसिक्वेंसेस फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अकॉर्डिंग टू इट व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन ब्रोकन द पार्टी हु सफर्स बाय सच ब्रीच इज एंटाइटल्ड टू रिसीव फ्रॉम द
अनदर पार्टी हु हैज ब्रोकन द कॉन्ट्रैक्ट। ये तो जनरल टर्म्स में समझा रहे हैं, लैंग्वेज कहाँ से शुरू हुई देखिए। द कंपनसेशन, कौन सी कंपनसेशन? फॉर एनी लॉस और डैमेजेस कॉज टू हिम देयर बाय विच नेचुरली अराउज इन द यूजुअल कोर्स ऑफ थिंग्स फ्रॉम सच ब्रीच। ये है पहला वाला पॉइंट, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस वाला पॉइंट है। दूसरा वाला पॉइंट पढ़िए, और विच द पार्टीज न्यू when they made the contract to be the likely result from the breach of it। क्या ये दोनों वर्ड्स हमने लिखे हुए हैं? आंसर इज यस। तो अगर आप ये दोनों बातें बताते हैं तो ऑर्डिनरी डैमेजेस के बारे में बात खत्म हो गई है। आगे चलते हैं। उन्होंने एक बात और बता दी, उन्होंने एक्स्ट्रा, अगर आप भी बताना चाहे तो ये वाली लाइन को मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, सच कंपनसेशन इज नॉट गिवन फॉर एनी रिमोट और इनडायरेक्ट डैमेज। क्या ये भी हमने नोट्स में लिखा हुआ है? आंसर इज यस। तो सबसे पहली जो चीज़ होती है वो होती है डेफिनेशन और प्रोविजन। अगर आप प्रोविजन पूरा बता रहे हैं तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे चलते हैं। It is further provided in explanation to this section that it is estimating the loss or damage from a breach, the means which is existed of remedying in incoming cause। ये तो छोड़ दीजिए, यहाँ से मैं हटा रहा हूँ उसको। Applying the principle, कितनी अमाउंट मिल जाएगी उसको? 1.25 which had naturally arose। तो ये कौन सा वाला पॉइंट बताया इन्होंने? ऑर्डिनरी डैमेज वाला, यहाँ तक सेक्शन मिल चुका है, सारे कीवर्ड्स मिल चुके हैं। आगे चलें। रिगार्डिंग द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन, जिसकी तुम बात करें, जो कि कौन सा है? स्पेशल डैमेजेस, ठीक है। विच शांति ट्रेडर्स वर कंपेल्ड टू मेक टू जेनेट ट्रेडर्स, इट डिपेंड्स अपॉन द फैक्ट दैट एम लिमिटेड न्यू अबाउट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द शांति ट्रेडर फॉर सप्लाई ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मशीनरी ऑन द स्पेसिफाइड डेट। हालांकि इसका सही तरीका ये होगा कि एम लिमिटेड जानती है या नहीं जानती, इससे ज्यादा सही तरीका लिखने का है कि जो हमारी कौन सी शांति ट्रेडर्स है उन्होंने बताया था या नहीं बताया था। मतलब शांति ट्रेडर्स ने प्रायर नोटिस दिया था, ये सही बात है ज़्यादा लिखने की। क्या ये बात समझे? दोनों का मतलब वैसे यहाँ पर यही है। इफ सो का मतलब अगर बताया था या एम लिमिटेड को पता था। एम लिमिटेड इज ऑल्सो ऑब्लाइज्ड टू रिम्बर्स द कंपनसेशन विच शांति ट्रेडर्स हैड टू पे टू जेनेट ट्रेडर फॉर ब्रीच ऑफ इट, अदरवाइज एम लिमिटेड इज नॉट लायबल। आपको भी पता है, आप ये वाला जो हिस्सा है इनका, इन्होंने यहाँ से लिखा है, इनसे बेहतर तरीके से लिख सकते हैं। दोनों का मतलब वही होगा। आंसर फ्रेमिंग समझ में आई या नहीं है? आ गई? क्योंकि कितने मार्क्स है इसलिए मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया है 6। इसका मतलब आप कुछ छोड़ नहीं सकते इसके अंदर। समझ आ गया? ठीक, ये था थर्ड क्वेश्चन। उसके बाद कौन सा मिलने वाला है हमें? फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, अब कौन सा मिलने वाला है? वेदर मेयर साइलेंस विल अमाउंट टू फ्रॉड एज पर सेक्शन। लिखिए इसको कि कितनी बार आएगा। अभी तो 2 ही पेपर करे हैं ना हमने। लिखो लिखो जल्दी। मई 18 ही चल रहा है अभी तो। ठीक है, लिखना नहीं है आपको। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ये वाला लिख के देख लेना एक बार। कौन सा वाला? अगर आपने पहले कल जाके प्रैक्टिस कर ली थी तो फिर मत लिखना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बिल्कुल आसान है। अगर आपने नहीं लिखा है कल तो फिर आज जरूर लिखना, अदरवाइज लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। एक ही बात है, क्योंकि मेजर जो प्रोविजन था वो प्रोविजन राइटिंग का ही था, बाकी तो सिंपल सी बात। फिर आते हैं नवंबर 18। जो लिखने वाला होगा वो मैं आपको सीधा सीधा बताऊंगा। ये दिख रहा है आपको? बड़ा क्वेश्चन, 4 मार्क्स है। ये मैंने बताया हुआ है, जब भी आपको केस स्टडी से डराएगा तो वो फर्स्ट का पहला वाला ही पार्ट होगा। तो देखिए किस तरीके से बच्चे को डराया जाता है, पहले ये समझे आप। बड़ा अगर आप देखिए मई 18 को खोलें, दिख रहा है आपको? इसे बोलते हैं साइकोलॉजिकल पेपर। ये बड़ा आसान सा लगेगा उसको, अल्ट्रा वायर्स दिख रहा है, ये दिख रहा है। लेकिन अगर कोई नवंबर 18 का ऐसे होता है ना क्वेश्चन पेपर सामने देखा आपने, वहीं आधा कॉन्फिडेंस हिल जाता है। इसे साइकोलॉजिकल पेपर बोलते हैं। जबकि मैंने आपको समझाया होगा कि एक बार आप पढ़ेंगे तो हो सकता है जिससे ज़्यादा आसान क्वेश्चन कोई ना हो। ये आपकी मदद के लिए बनाए जाते हैं। देखिए, मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई एंटर्ड इनटू एन कॉन्ट्रैक्ट, कौन सी तारीख को? 1 अगस्त को, बाय विच मिस्टर एक्स हैड टू सप्लाई 50 टन्स ऑफ शुगर टू मिस्टर वाई एट अ सर्टेन प्राइस स्ट्रिक्टली विद इन अ पीरियड ऑफ 10 days ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। स्ट्रिक्टली का मतलब क्या समय से पहुंचाना इस कॉन्ट्रैक्ट की नेसेसिटी है या नहीं है, और टाइम उन्होंने पहले से ही स्पेसिफाई कर दिया है। वाई ऑल्सो पेड एन अमाउंट ऑफ 50,000 टुवर्ड्स द एडवांस एज पर द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। वाई ने एक तो बताया कि मुझे 10 दिन में चाहिए और इसके लिए मैं तुम्हें एडवांस भी दे रहा हूँ। कितने रुपए का? 50,000 रुपये का। किसको दे रहा है एडवांस? एक्स को। यहाँ तक बात समझ में आई? आगे, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल बिटवीन देयर प्लेसेस इज रोड ओनली। इसका मतलब एक ही तरीके से सामान भेजा जा सकता था, ना तो पानी के तरीके से ना हवा के तरीके से, सिर्फ और एक तरीका है, कौन सा? रोड। सेवियर फ्लड केम ऑन 2 अगस्त। कॉन्ट्रैक्ट कब किया था हमने? 1 अगस्त को। 10 दिन के अंदर अंदर, मतलब 10 या 11 तारीख के अंदर अंदर आपको मिल जाना चाहिए था, लेकिन अगले ही दिन बहुत सारी बाढ़ आ गई है।
एंड ओनली रोड कनेक्टिंग देयर प्लेसेस वर डैमेज एंड कुड नॉट बी रिपेयर्ड विद इन 15 डेज। क्या हमारा कॉन्ट्रैक्ट तब तो खत्म हो चुका होगा? आंसर इज यस। इसमें कौन सी इम्पॉसिबिलिटी आ गई है? फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी, सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। लीगल इम्पॉसिबिलिटी तो नहीं है, कौन सी है? फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी। क्या ये बात समझ में आई? अब इस केस में जो कॉन्ट्रैक्ट है उसकी जो रेमेडी है वो क्या होती है? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट से जाते हैं और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की कोई रेमेडी नहीं होती है, बस जिस भी पार्टी ने जो भी बेनिफिट्स रिसीव किए हैं वो स्टोर कर देंगे, बस बात खत्म। आपको क्या लगता है, सेलर ने बेनिफिट रिस्टोर किए हैं या बायर ने? बेनिफिट किसको मिला है? सेलर को एडवांटेज मिला है, किस चीज का? एडवांस पेमेंट। क्या ये बात समझ में आई? आगे चले हम क्वेश्चन में। मिस्टर एक्स ऑफर टू सप्लाई शुगर ऑन 20 अगस्त। जब रोड सही हो गया उसने कहा अब मैं आपका शुगर भिजवा रहा हूं, ठीक है। फॉर विच मिस्टर वाई डिड नॉट एग्रीड। आपको क्या लगता है, क्या वाई के पास अधिकार है कैंसिल करने का? आंसर इज यस। आगे चलते हैं। ऑन 1 सितंबर 2018 मिस्टर एक्स क्लेम्ड कंपनसेशन ऑफ 10,000 फॉर मिस्टर वाई फॉर रिफ्यूजिंग टू एक्सेप्ट द सप्लाई ऑफ शुगर विच वाज नॉट देयर विद इन द प्रीव्यू ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। उसने कहा मना करने का तो कोई प्रोविजन ही नहीं था हमारे कॉन्ट्रैक्ट में, तुमने मना किया, अब 10,000 रुपये दो। बताइए एक्स सही कह रहा है या गलत कह रहा है? गलत कह रहा है। ऑन द अदर हैंड मिस्टर वाई क्लेम्ड अ रिफंड ऑफ रुपीज कितने का? 50,000 विच ही हैड पेड एज एन एडवांस एज पर द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आपसे पूछा जा रहा है एनालाइज द अबव सिचुएशन और आपको बताना है कि क्या वाई की कंटेंशन सही है या नहीं। वाई की कंटेंशन सही। अब सवाल यह है, ये तो था इन द गिवन केस और इस क्वेश्चन का इन द गिवन केस ज्यादा लिखा जा सकता है, तो प्रोविजन कौन सा लिखेंगे? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, बात खत्म। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और उसका लीगल इफेक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कौन से होते हैं? विच आर इन्फोर्सेबल एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन बट सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल आफ्टरवर्ड्स। सप्लाई ऑफ शुगर वॉज पॉसिबल एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन बट इट बिकेम फिजिकली इम्पॉसिबल टू सप्लाई द शुगर विच मेड द कॉन्ट्रैक्ट रेंडर्ड एज वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एंड नाउ द पार्टीज हैव नो रेमेडीज। If any party have received any benefit out of such contract, it must restore to the other party. In the given case, X has received the benefit in terms of advance of rupees 50,000, which shall be returned to Mr. Y. बात करते हैं, क्या ये बात समझ आती है? अब देखिए, क्या क्वेश्चन उन्होंने वहीं से शुरू किया है? सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी आती है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट को क्या करते हैं? व्हेन परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट बिकम इम्पॉसिबल और इलीगल। इम्पॉसिबिलिटी मतलब फिजिकली और इलीगल मतलब लीगल काम था, अब इम्पॉसिबल हो गया है लीगली। ऑकरेंस ऑफ एन अनएक्सपेक्टेड इवेंट और चेंज इन सर्कमस्टांसेस बियॉन्ड द कंटेम्पलेशन ऑफ पार्टीज। क्या ये सुपरवीनिंग की इम्पॉसिबिलिटी की मीनिंग में लिखवाया हुआ है? मैंने आपको नोट्स भेजे हुए सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी वाले, ठीक है। द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड किसकी वजह से? फॉर एग्जाम्पल दिया है उन्होंने चेंज इन लॉ। क्या ये चेंज इन लॉ वाला है या इम्पॉसिबिलिटी वाला है? ये फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी वाला है। Also according to section 65 when an agreement is discovered to be void, उन्होंने कहा एक तो सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी है और जब void हो जाता है when a contract becomes void, any person who has received any advantage under such agreement or contract is bound to restore it or made the compensation for it to the person from he has received it। जिससे मिला है उसे वापस कर देंगे, यही हम लिखने वाले थे। आगे चलते हैं, ये रहा इन द गिवन केस। बताइए उन्होंने इन द गिवन केस को ज़्यादा लिखा है या कम लिखा है? बात दो ही थी, क्या थी बात बताओ? एक्स जो पैसे मांग रहा है उसकी कंटेंशन सही है या वाई की कंटेंशन सही है? आप कौन सी बात बताएंगे? दोनों, कि किसकी बात सही है और किसकी बात गलत है। इन द गिवन सिचुएशन, इन द गिवन सिचुएशन की जगह मैं आपको सजेस्ट करता हूं आप ये लिखना अप्लाइंग द अबव प्रोविजंस। वो इन द गिवन केस में लिखना चाहिए, कंक्लूजन में? कंक्लूजन में। मिस्टर एन एक्स मिस्टर वाई इंटर जो है क्या कॉन्ट्रैक्ट का 50% इवेंट ऑफ फ्लड जो है ओकर हो गया जिससे इम्पॉसिबल बना दिया है स्टिपुलेटेड टाइम में। द प्रॉमिस इन द क्वेश्चन बिकेम वॉइड, जो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये वॉइड हो चुका है। फर्दर मिस्टर एक्स हैज टू पे बैक द अमाउंट ऑफ 50,000 दैट ही हैज रिसीव्ड फ्रॉम वाई एज एन एडवांस फॉर द सप्लाई ऑफ शुगर विद इन स्टिपुलेटेड टाइम। हैंस किसकी कंटेंशन? अगर आप ये वाली लाइन नहीं लिखेंगे तो आपके मार्क्स कटेंगे, चाहे आप पूरी बातें लिख के आए। बताइए क्यों? क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी कि वाई की कंटेंशन सही है, नहीं तो आप बताएंगे वाई की कंटेंशन सही है, खत्म हो गई बात। क्या ये बात समझ में आई? आप बस ये सोचिएगा जो आपकी इमेजिनेशन में आंसर है और जो इंस्टीट्यूट आंसर दे रहा है क्या उससे आप आसपास हैं या नहीं। क्या ये बात समझ में? अगर उसके आसपास है तो आपका आंसर सही तरीके से चेक किया जाएगा और वो ऐसा नहीं सोच रहे तो फिर दिक्कत है। नेक्स्ट कौन सा आया? कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। डिस्कस द एसेंशियल्स ऑफ अ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट एज पर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। क्वेश्चन है, कितने मार्क्स का है? लिखवाया हुआ है मैंने, ये आपको लिख लेंगे आप इसको। सेक्शन बताइए कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट का। क्या ये बात समझ? उन्होंने एसेंशियल्स पूछे हैं या रूल्स रिगार्डिंग इन्फोर्सिबिलिटी पूछे, तो आपको क्या लिखना चाहिए? एसेंशियल्स। क्या लिखवाए हुए हैं मैंने? यस। क्या ये बात समझ में आई? कम है, आप क्या कर सकते हैं? आप लो मैं आपको दिखाता हूँ।
तो हम इनसे ये वाला आंसर उधार मांग लेंगे, है ना, थोड़ा सा आंसर उधार मांग सकते हैं। पहले उन्होंने सेक्शन 31 समझाया, हमेशा आंसर किससे शुरू होना चाहिए, बहुत ही अच्छा इंप्रेशन छोड़ता है एग्जामिनर के ऊपर, ठीक है। और अगर आ गया आपके एग्जाम में तो उन्होंने कहा असेंशियल्स क्या है इसके, परफॉर्मेंस ऑफ अ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट वुड डिपेंड अपॉन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ फ्यूचर अनसर्टेन, द कंडीशन में भी प्रेसिडेंट और सब्सिक्वेंट, पहले भी हो सकती है और बाद में भी। आपने कौन सी वाली लाइन नहीं लिखी, बस तो एक्सप्लेनेशन वहाँ से ऐड कर सकते हैं आप, इसको लिख लीजिए, ये वाला आंसर आप यहाँ से लिखेंगे, नवंबर 2018 का क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट। बाकी हालांकि जो हेडिंग वाली बातें हैं कि हमने सारी लिखी हुई हैं, कोलेटरल होना चाहिए, मेयर विल नहीं होनी चाहिए प्रॉमिसर की, और इवेंट मस्ट बी अनसर्टेन, और एक एक लाइन ही लिखी है और कुछ भी नहीं किया, अननेसेसरी क्या ही करेंगे। क्या ये बात समझ में आती है? पक्का तो लिख लीजिए आप, इस वाले आंसर को यहाँ से लिखेंगे। ये हो गया सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन मिलेगा हमें थर्ड का, कौन सा पार्ट, बी पार्ट। ये देखो, जब बच्चे का दिमाग खराब उन्हें करना होता है तो वो इस तरीके क्वेश्चन बनाते हैं। मैंने पहला क्वेश्चन दिखाया था, उन्होंने अजीब बनाया था इस पेपर में, और इस वाले क्वेश्चन में भी उन्होंने अजीब बना दिया। अजीब का मतलब बड़े बना दिए एज कम्पेयर टू अदर पेपर्स। तो ऐसा लग रहा होगा बच्चों को मुश्किल है। अभी तक कोई मुश्किल क्वेश्चन आया है नहीं? अब इसको पढ़ते हैं। मिस्टर रमेश प्रॉमिस टू पे कितना, 50,000 टू हिज वाइफ मिस लाली सो दैट शी कैन स्पेंड द सम ऑन 30th बर्थडे। मिस लाली इंसिस्टेड हर हस्बैंड टू मेक अ रिटन एग्रीमेंट इफ शी रियली लव्ड हर। ठीक है, मिस्टर रमेश मेड अ रिटन एग्रीमेंट एंड एग्रीड वर रजिस्टर्ड अंडर द लॉ। मिस्टर रमेश फेल्ड टू पे द स्पेसिफाइड अमाउंट टू हिज वाइफ। लाली वांट्स टू फाइल अ सूट अगेंस्ट रमेश एंड रिकवर द प्रॉमिस अमाउंट रेफरिंग टू द प्रोविजन अवेलेबल। आपको बताना है कि क्या लाली सक्सीड कर जाएगी, क्या लाली सक्सीड कर जाएगी? आंसर इज नो। आपको इसका आंसर यहाँ से नहीं लिखना है, आपको आंसर लिखना है इसका किसके, दूसरा आंसर क्या हो सकता है बताइए, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। दो आंसर पॉसिबल हैं इसके। अगर आप इसे लिखेंगे एग्रीमेंट मेड आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, तो उसका आंसर में क्या होगा, लाली विल सक्सीड। और दूसरा आंसर क्या हो सकता है कि ये डोमेस्टिक नेचर के हैं, इसीलिए ये वैलिड नहीं है, इन्फोर्सिबल नहीं है। सुनो जरा ध्यान से, दो आंसर्स पॉसिबल है या नहीं पहले तो आप बताइए। नेचुरल लव एंड अफेक्शन में भी लिखा जा सकता है इसको, और दूसरा इंटेंशन टू क्रिएट लीगल। अब आपको जो अच्छा लगेगा वो लिखोगे, या जो इंस्टीट्यूट चाहता है वो लिखोगे, बात खत्म हो गई। दोनों लिखे थे, हाँ उसी पे लिखना है, ठीक है। एक बार पढ़ लेते हैं इसको, सुन लीजिए। कहाँ चला गया, देखिए किसके ऊपर बेस्ड है। अगर दोबारा आपके क्वेश्चन में ऐसा आ जाए कि किसी के बर्थडे पे स्पेंड करने के लिए उसकी वाइफ ने उन्होंने बोला था या हस्बैंड ने उन्होंने बोला, तो आप क्या लिखने वाले हैं? हालांकि अगर आप इसको एग्रीमेंट्स मेड आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन के प्रोविजन से लिखते तब भी कोई गलत नहीं कर सकते। वो आगे जाके दिखाऊंगा मैं कितने सारे क्वेश्चंस में दो आंसर्स पॉसिबल है, तो वो दोनों लिखते हैं। क्या ये बात समझ में? लेकिन अभी के लिए आप ध्यान रखेंगे, आप यही लिखने वाले। तो अगर इसमें ये लिखते तो क्या आंसर होता बताइए 3 नंबर के लिए। अंडर द असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट अंडर सेक्शन 10 there is essential element that the parties must intend to create legal relationship. It means only commercial nature transaction are enforceable under the court of law, but domestic and social nature agreements are not enforceable. इतनी ही बात लिखेंगे आप। सोशल और डोमेस्टिक लिखा है ना, अपनी वाइफ से बोलो है ना। मैं आपको बोलूंगा कि आप इससे रिफ्रेन करें कि ये कौन सा वाला है, और में ही आंसर लिख दीजिए। There must be an intention on the parties to create legal relationship between them. Social हो या domestic हो, types of agreement are not enforceable in the court of law, hence they do not result into contracts. यहाँ तक तो सही है। In the given case उन्होंने नहीं लिखा, क्वेश्चन ने लिखा है सारी बातें, वही जो सेक्शन कहाँ पर लेके जा रही हैं, एग्रीमेंट्स मेड आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। तो अब आपकी और मेरी अंतरात्मा जानती है कि इसमें आंसर कोई और होना चाहिए था। ऑल्टरनेटिव नहीं, आंसर ही वो होना चाहिए था, क्योंकि फ्रेमिंग बिल्कुल उसी के तरीके से हुई है। अब सवाल यह है, अगर आप ऑल्टरनेटिव करके लिखना चाहते हैं 3 नंबर के क्वेश्चन में तो लिख दीजिए, उतना टाइम होना चाहिए। इसमें मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ऑल्टरनेटिव लिखें बिल्कुल एक लाइन में। ऑल्टरनेटिवली if these are covered under section 25 agreement made out of love and affection and these are written and registered under law, hence Miss Lali can sue। खत्म, 2 लाइन के अंदर खत्म हो गया ना।
क्या ये बात समझ? तो अगर कल को ऐसा क्वेश्चन आए तो आप इसके 2 आंसर लिखेंगे और आप इसका आंसर मुझे लिख के दिखाएंगे। लिख लीजिए फटाफट से। नवंबर 18 थर्ड का बी का फर्स्ट पार्ट। हो गया? इस क्वेश्चन की जो आंसर की फ्रेमिंग उन्होंने गलत की है, ये ऐसे हम बोल सकते हैं, है ना। जनरली हम ऐसा बोलते नहीं हैं इंस्टीट्यूट के आंसर्स को। शॉपकीपर ने डिस्प्ले की है पेयर ऑफ ड्रेस, आगे क्या हुआ होगा बताओ? इनविटेशन टू एन ऑफर है, एक कस्टमर आया होगा, उसने बोला होगा मुझे ये सामान खरीदना है और जिसका है उसने मना किया होगा, लास्ट में कोई कंटेंशन पूछी जा रही होगी। मिस लवली, ये शॉपकीपर नहीं है क्योंकि शॉपकीपर का नाम उन्होंने बताया नहीं, बस शॉपकीपर बोला उसको। मिस लवली सीक्स योर एडवाइस वेदर शी कैन sue द शॉपकीपर फॉर द अबव कॉज अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। क्या वो sue कर सकती है? नो। और पॉइंट किस चीज़ का है? ऑफर मस्ट बी डिफरेंट फ्रॉम इन्विटेशन टू एन ऑफर एंड आफ्टर द इन्विटेशन टू एन ऑफर क्या आता है? ऑफर। इन्विटेशन टू एन ऑफर डज नॉट बाइंड द सेलर। क्या ये बात समझ में आई? उसके बाद ऑफर आता है जिसकी एक्सेप्टेंस से सेलर बाउंड होगा। यहाँ पर जो मिस लवली सोच रही है वो गलत है और शॉपकीपर को आप बाउंड नहीं कर सकते। आगे बात समझ में? ठीक, तो ये तो आसान क्वेश्चन था, इसमें दिक्कत वाली बात नहीं। नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है जल्दी से बताइए? 6th का ए पार्ट। तो हम चले आगे 6th का ए पार्ट। एक्सप्लेन द मोड्स ऑफ रिवोकेशन ऑफ, फटाफट से इसका पॉइंट लिखिए, ये आपको लिखना है, आंसर मैं बताऊंगा कैसे। स्टडी मैट में है, लिखवाया था मैंने, बोला नहीं था लिखने। सुनो सुनो, मान लीजिए आपके एग्जाम में आ गया कि एक ऑफर जो है कब कब रिवोक या रिजेक्ट हो जाएगा, तो बताइए। पहले आप एक्सेप्टेंस के एसेंशियल्स में जाइए। अगर एक्सेप्टेंस सही से नहीं हुई होगी तो क्या ऑफर रिजेक्ट हो गया होगा? अब बताइए। जैसे कि प्रेस्क्राइब्ड मोड, तो इसका मतलब इफ द एक्सेप्टेंस वाज नॉट गिवन एज पर प्रेस्क्राइब्ड मोड तो ऑफर क्या हो जाएगा? लैप्स हो जाएगा। दूसरा prescribed time, if the acceptance was not given within the prescribed time or if no time was prescribed within reasonable time then offer would have lapsed। 2 पॉइंट समझ में आए आपको? तीसरा, acceptance must be absolute and unconditional। क्या ये बात समझ में आई? एब्सोल्यूट होनी चाहिए और अनकंडीशनल होनी चाहिए। तो इफ देयर इज एनी कंडीशन या फिर जो एक्सेप्टर है वो कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पा रहा तो भी क्या हो जाएगा? रिजेक्ट। 3 पॉइंट्स तो हम लिख सकते हैं जिससे लैप्स हो जाएगा। तो ये 3 पॉइंट्स हमने कहाँ से निकाले? ऑफर से। अब कॉमन सेंस वाले पॉइंट्स में आते हैं। काउंटर ऑफर से क्या ओरिजिनल ऑफर रिजेक्ट हो जाता है? यस। कितने पॉइंट्स हो गए? 4। जो ऑफर कर रहा है वही व्यक्ति मर जाए, बताओ, एक्सेप्टेंस से पहले। ये पॉइंट एक्सेप्टेंस वाले रूल्स में नहीं है। पॉइंट आया समझ में? पर्सन वाला नहीं है, ऐसे मत लिखना। अभी जो मैं बता रहा हूँ बस वही लिखना है। 3 पॉइंट्स ऑफर वाले, 1 पॉइंट काउंटर ऑफर वाला और 1 कौन सा? डेथ वाला। तो ये 5 पॉइंट्स तो कम से कम आपको लिखने पड़ेंगे इसके अंदर, ठीक है। बाकी 1-2 जो उन्होंने ऐड किए उनके यहाँ से देख लेंगे हम। 6th का ए पार्ट कितने मार्क्स के लिए है? ठीक है, सीधा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। ये रहा मोड्स ऑफ रिवोकेशन ऑफ ऑफर। पहला सबसे आसान जिंदगी, नोटिस दे दो रिवोकेशन का एक्सेप्टेंस से पहले तो वो हो जाएगा। दूसरा लैप्स ऑफ टाइम, देखो क्या उन्होंने लैप्स ऑफ टाइम में दोनों बातें लिखी हैं, विद इन स्पेसिफाइड टाइम और नॉट स्पेसिफाइड टाइम तो विद इन रीजनेबल। नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन प्रेसिडेंट, जो उन्होंने पहले से कंडीशन लगाई थी, अगर जो एक्सेप्टर है उसे फेल कर रहा है फुलफिल करने के लिए तो ऑटोमेटिकली ऑफर जो रिवोक हो जाएगा और वो बाइंड नहीं करेगा। नेक्स्ट, बाय डेथ और इंसेनिटी, किस चीज किसकी? ऑफरर की या एक्सेप्टर की? ऑफर कब रिवोक होगा? जब ऑफरर की डेथ या इंसेनिटी हो जाएगी, प्रोवाइडेड ये एक्सेप्टर को पता। क्या ये बात समझ में है? ठीक है। बट ओनली इफ द फैक्ट ऑफ द डेथ और इंसेनिटी कम्स टू द नॉलेज ऑफ एक्सेप्टर। आगे, बाय काउंटर ऑफर, बाय नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर अकॉर्डिंग टू प्रेस्क्राइब्ड या यूजुअल मोड और बाय सब्सीक्वेंट इलीगैलिटी, मतलब जब ऑफर किया था तब वैलिड था। तो इसके अंदर हमें 1 पॉइंट 2 पॉइंट नहीं मिले, बताओ कौन कौन से? एक तो 7th पॉइंट वाला और उसके बाद पहले वाला। लिख लीजिए इसका आंसर, आप एक बार लिख लेंगे और मेरे ख्याल से उसके बाद एग्जाम में नहीं आया हुआ है कभी। लिख लिया? नवंबर 18 के 6th का एक आंसर आप लिखेंगे। हम चले आगे। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते ही कि आपको पता चल जाएगा कि किस चीज़ का क्वेश्चन है। 10 एकड़ की लैंड थी, 1 एकड़ पे क्या हो रहा था बताओ?
कन्वीनियंट रनिंग विद द लैंड, और एक पॉइंट और है इसके अंदर, कंसिडरेशन मे मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। क्वेश्चन क्या था, जरा ध्यान से सुनना। मैंने किसी को लैंड बेची, 10 एकड़ की लैंड थी, मैंने उनसे कहा 9 एकड़ में जो मर्जी वो करना, लेकिन 1 एकड़ मैं यूज़ करूँगा, या मेरा कोई सक्सेसर यूज़ करेगा, या तुम कोई काम नहीं करोगे। जैसे वो होता है कि एग्रीकल्चर का ही काम करोगे, कॉमर्शियल नेचर का काम नहीं। मैं क्या कोई भी कंडीशन लगा सकता हूँ? आंसर इज यस। मैं ये कंडीशन लगा के आप लोगों को ये असेट दे के सेल कर दी है मैंने। क्या ये बात समझ में आई? अब आपके ये जो आपने थर्ड पार्टी को बेचा हो या आपके सक्सेसर को मिली हो, क्या दोनों को ही कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी? आंसर इज यस। दोनों को ही कंडीशन क्या करनी पड़ेगी? फुलफिल। वो ये नहीं बोल सकते कि बदले में आप हमारे लिए क्या कर रहे हो। क्या ये बात समझ? तो दोनों प्रोविजन लिखेंगे इसके अंदर, कन्वीनियंट रनिंग विद द लैंड वाला भी, और कंसिडरेशन की जो प्राइवेटी होती है वो नहीं होती है, मे मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। पॉइंट आया समझ? अब क्वेश्चन में पढ़ते हैं, क्वेश्चन है किस चीज़ का। मिस्टर सोहनलाल सोल्ड कितना? 10 एकर्स ऑफ एग्रीकल्चर लैंड। किसको? मोहनलाल को। कौन सी तारीख को? 25 सितंबर को। कितने रुपए में? 25 लाख में। प्रॉपर्टी के पेपर में ही मेंशन थी कंडीशन अमंग्स द अदर डिटेल्स दैट whosoever purchases the land is free to use 9 acres as per his choice but remaining 1 acre has to be allowed to be used by छोटे लाल द सन ऑफ द सेलर। इसका मतलब जिसको भी पूरी लैंड बेच रहे हैं, इस्तेमाल बेचने वाले का बेटा ही करेगा। क्या ये बात समझ में आई? ये कंडीशन लगा। क्या ऐसी कंडीशन सेलर लगा सकता है बेचते समय? हाँ, उसकी मर्जी, कोई भी कंडीशन लगा सकता। क्या ये कंडीशन लॉफुल है? यस। कोई इलीगल तो नहीं। कैरिंग आउट फॉर फार्मिंग और अदर एक्टिविटी ऑफ हिस्ट्री, जो उसकी मर्जी वो करेगा, लेकिन 1 करोड़ छोटे लाल के पास रहेगा। ठीक है, आगे। 12 अक्टूबर 2018 को मिस्टर सोहनलाल डाइड लिविंग बिहाइंड हिज सन एंड वाइफ। सोहनलाल ने ही बेची थी और अब उसकी मृत्यु हो गई। आगे 15 अक्टूबर को परचेजर स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन ऑन ऑडिटोरियम ऑन द होल 10 एकर्स ऑफ द लैंड, डिनाइड एनी लैंड टू सन। सन कौन? छोटे लाल। क्या वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है? गलत कर रहा है। Now Mr. Chotelal wants to file a case against the purchaser and get a suitable redress. Discuss above in light of the provision. 2 प्रोविजन कैसे आ गए? कन्वेंट रनिंग विद द लैंड कौन से टॉपिक में था? सूड बाय थर्ड पार्टी, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की एक्सेप्शन में सूड बाय थर्ड पार्टी। तो भले ही सोहनलाल ने कॉन्ट्रैक्ट किया था, क्योंकि ये कन्वेंट रनिंग विद द लैंड है, इसलिए छोटे लाल भी क्योंकि इसके बेनिफिट के लिए तो वो इसको स्यू कर सकता है। पहला प्रोविजन तो ये केस करने वाले केस में। दूसरा जो हम बताएंगे कि जो कंसिडरेशन है मे मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, यहाँ पर जो छोटे लाल के लिए जो कंसिडरेशन मूव हुई है वो उसके पिताजी के थ्रू हुई है। सोहनलाल ने बेची थी, जिसको भी बेची थी, जो परचेजर है, क्या वो ये बोल सकता है छोटे लाल ने तुमने मेरे लिए क्या किया जो मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपए के 1 एकड़ लैंड यूज करने दूं? क्या ऐसा बोल सकता है? नहीं। तो पढ़ते हैं इसका आंसर फटाफट से। कितने मार्क्स के लिए है? 4। हालांकि क्वेश्चन आना चाहिए था कम से कम 6 मार्क्स के लिए। देखिए पहले उन्होंने सेक्शन चमकाया, बताइए कौन सा? 2D। कंसिडरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन बनाया गया है। एंड द प्रिंसिपल ऑफ प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन। कंसिडरेशन वन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट वैलिड एंड इट कैन फ्लो फ्रॉम द प्रोमिसी और एनी अदर वे इन व्यू ऑफ द क्लियर लैंग्वेज विद इन द डेफिनेशन ऑफ द कंसिडरेशन। इट इज नॉट नेसेसरी दैट द कंसिडरेशन शुड बी फर्निश्ड बाय द प्रोमिसी ओनली, जो कि इस केस में हमारा छोटे लाल है। आगे, a promise is enforceable if there is some consideration for it and it is quite immaterial whether it moves from the promisee or any other। मतलब इसी पॉइंट को बढ़ाए जा रहे हैं जो कि आपको नहीं बढ़ाना है। एक बात में बता दिया आपने, प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन वाला पॉइंट। इन द गिवन केस, सोहनलाल वाला जो केस है उसमें इन द गिवन केस समझाए, हम आते हैं कंक्लूजन पे। मोरोवर इट इज प्रोवाइड दैट इन केस कौन सा? कन्वेंट रनिंग विद द लैंड। क्या ये हमारे माइंड में था? इसके आंसर में लिखना, आंसर इज यस। Where a person purchases the land with a notice that the owner of the land is bound by certain duties affecting the land, क्या लिखेंगे आगे? The conveyance affecting the land may be enforced by the successor of the seller। Successor मतलब जो आने वाले व्यक्ति है जिसको मिला है। In such a case, the third party to a contract can file a suit although it has not moved the consideration। Hence, छोटेलाल is entitled to file petition against the moneylender for execution of the contract। थोड़ा सा अजीब आंसर है, आप अपने सिंपल भाषा में लिख के देख लीजिएगा। 2 वर्ड्स आपको इसमें क्लियर कट दिखाने हैं। एक तो प्रिविटी वाला पॉइंट, मे मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, मैं इसमें इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूँ। ये प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन हो गया और कन्वेंट। इन दोनों की आपको बताने की इसके बेस पे हम आपको आंसर दे रहे हैं। समझ आया? ये जितना बड़ा उन्होंने आंसर लिखा है इतना बड़ा आंसर लिखने की जरूरत नहीं। मैं लिख के दूँ या आप लिख के दिखाएंगे? आप लिख के दिखाएंगे मुझे इसका आंसर, ठीक है? मैं जो भी ये पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ ये सब मैं कल चेक करूँगा आंसर्स आप कितने अच्छे तरीके से। ये है May 19 के क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट। ऐसा क्वेश्चन उन्होंने देखो कौन से क्वेश्चन में दिया है। बच्चा ये परेशान हो जाए क्वेश्चन कह क्या रहा है ना, जब खुद के पेपर में बैठा होगा, है ना? ऐसा लग रहा है भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है,
समझ में आया क्वेश्चन क्या कह रहा है? आया समझ। चलो, मेयर साइलेंस नॉट फ्रॉड कितने मार्क्स के लिए आया है? क्या ये ऑलरेडी एक बार आ चुका है? कितनी बार हो चुका है अभी तक? इसके बारे में 2 लिख देता हूँ कि ये 2 टाइम्स ऑलरेडी आ चुका है। विदाउट एनी डिस्कशन आपको पता है कि आपको लिख के देखना है और ये एग्जाम में आ सकता है। आगे चलते हैं। थर्ड का बी, बी या सी? सी। कितने मार्क्स का है? 6 मार्क्स। और जब भी क्वेश्चन पार्ट में पूछा जाए मान के चलिए कि आपके मार्क्स कटने के चांसेस कम। ठीक है, पढ़ लेते हैं। मिस्टर रिच एस्पायर टू गेट अ सेल्फ पोर्ट्रेट मेड बाय एन आर्टिस्ट। बताइए आगे क्या हुआ होगा? जरूरी नहीं मर गया होगा, कुछ भी हो सकता है ना? हाथ कट गए होंगे, ये हो सकता है। He went to the workshop Mr. C and artist asked whether he could sketch the farmer's paint। अब पता नहीं यहाँ पे फार्मर क्यों आ गया, समझ नहीं आया मुझे। क्वेश्चन फार्मर का मतलब वो रिच एस्पायर्ड मतलब रिच की इच्छा थी एक आर्टिस्ट से बनवाने की, तो किसका पोर्ट्रेट बनवाएगा वो? रिच का, क्योंकि वो रिच है। आगे पहला व्यक्ति, फार्मर का मतलब पहला व्यक्ति। हाँ, ऑन ऑयल पेंटिंग कैनवास, इसका मतलब क्या है? कैनवस। ऑयल पेंटिंग का मतलब क्या है? होगा कुछ, हमें क्या ही करना है। आगे मिस्टर सी एग्री टू द ऑफर एंड आस्क्ड द 50,000 एज फुल एडवांस फॉर द पेमेंट ऑफ द अबव क्रिएटिव वर्क। पहले पैसे दो, ठीक है। मिस्टर सी क्लैरिफाइड दैट द पेंटिंग शेल बी कंप्लीटेड इन 10 सिटिंग्स एंड शेल टेक, काम 10 सिटिंग में होगा और कितना टाइम लेगा? 3 में, लेकिन पैसा आज ही चाहिए। ऑन रीचिंग, बताइए उसने पैसे दिए होंगे या नहीं दिए होंगे? रिच है, दे देगा। ऑन रीचिंग टू द वर्कशॉप फॉर द 6th सिटिंग, इसका मतलब 1st, 2nd, 3rd, 4th हुई है या नहीं हुई है? हुई है, तभी 6th हुई है। ठीक ठीक। मिस्टर रिच वॉज इन्फॉर्म दैट मिस्टर सी बिकेम पैरालाइज। ये लो, ना मरा ना हाथ कटे। अब बोलो, कुछ भी हो सकता है क्वेश्चन में, ठीक है। And would not be able to paint for the near future. Mr. C had a son, Mr. K, who was still pursuing his studies and had not taken the father's profession yet. उसका एक बेटा भी है। क्या बाकी की 4 सिटिंग वो पूरी करा सकता है? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि ये पर्सनल स्किल्स इन्वॉल्व वाला केस है। डिस्कस इन लाइट, बताइए लाइट दे रहे हैं ये। कैन, हाँ लाइट मुझे सिखा दे बच्चों ने, मालूम पता नहीं बोल बोल के। कैन मिस्टर रिच आस्क मिस्टर के टू कंप्लीट द आर्टिस्टिक वर्क इन लिeu ऑफ दिस वैल्यू। बताइए क्या वो आर्टिस्टिक वर्क कंप्लीट करा सकते हैं? एक तो बेचारे के पिताजी पैरालाइज हो गए, इस बेस पे आपको ये आंसर नहीं देना है, पर्सनल स्किल्स इन्वॉल्व वाले बेस पे आपको आंसर देना है, ठीक है। कुड मिस्टर रिच आस्क मिस्टर के फॉर द रिफंड ऑफ मनी पेड इन एडवांस टू हिज फादर। मांग सकता है? नालायक सारे, मांग सकता है, बस कंडीशन है। ऐसे थोड़े ना एडवांस दिया तुम निकालो, अगर वो कुछ छोड़ के नहीं गया तो, और अभी गया कहाँ है? उसकी स्टेट में इतना पैसा इनहेरिट क्यों होगा? बेचारा मरा नहीं है। बस ये बोलो कि उसकी स्टेट में जो है उसका हिस्सा इतना है कि उसमें पैसे मिल जाएंगे। बाकी उन्होंने क्या लिखा है वो जाने, हम पढ़ लेते हैं एक बार। आप प्रोविजन किस चीज़ का लिखेंगे ये बताओ? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, बेचारा इनफोर्सेबल एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन बट सीजेस टू बी इनफोर्सेबल। ऊपर से सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी भी बताएंगे आप? बता देंगे नहीं बताएंगे? बता देंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है उसमें, सब बता देंगे। नहीं टाइप्स नहीं बताने, नालायक। इन द इंस्टेंट केस, पहले उससे पहले मैं आया कि उसने प्रोविजन कौन सा बताया है? जिसके अंदर पर्सनल स्किल है, comes to an end on the death of promisor as regards to any other contract for the legal representative of the deceased promisor are bound to perform it unless the contract intention of it छोड़ दे। In the instant case, since the painting involves the use of personal skill and on becoming Mr. C paralyzed, Mr. C cannot ask Mr. K to complete the austerity work in lieu of his father Mr. C. Next, section 65 ये कहता है कि when an agreement is discovered to be void or when a contract becomes void, any person who has received any advantage under such agreement or contract is bound to restore it or to make compensation for it. Hence, in the instant case, agreement between Rich and Mr. C became void because paralyzed हो गए हैं. Since Mr. H can ask Mr. K for the refund of money paid in advance to his father, उन्होंने कहा मांग सकते हैं. बस इस डिटेल में हमें नहीं जाना है.
पहले इंस्टेंस में आपने क्या कहा था, पैसे मिल जाएंगे या पैसे नहीं मिलेंगे? मिल जाएंगे। ये बोल देंगे कि भाई साहब अपने पिताजी से कहो कि पैरालाइज हुए हो, मरे नहीं हो, पैसे दे दो चुपचाप। अब उनकी अजम्पशन ही ऐसी है तो हम क्या ही कर सकते हैं। नहीं, अच्छा इनहेरिटेंस मत लिख देना नालायक को, वो तो बहुत गलत हो जाएगा। तुम्हारा मतलब पता है क्या हो जाएगा कि गए पिताजी। इनहेरिटेंस का मतलब समझ में आता है, जब कोई गुजर जाए तब उसके बाद उसकी स्टेट आती है। इसमें कोई वो मतलब नहीं, सीधा कह रहे पैसे ले सकते हैं, बस बात खत्म। मैंने आपके दिमाग में डाला था, पेपर में जब बैठोगे तब आ सकता है। ये दिमाग लेके जाओगे और अकेला होगा ये दिमाग, उस समय कुछ भी सोच सकता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कोई भी क्वेश्चन लिखने वाला नहीं आया। अनड्यू इन्फ्लुएंसर सेक्शन है इसका 16 गलती से लिखा हुआ है पहले से। क्या आप इसे लिख सकते हैं आराम से? लिख के देखा था आपने, क्या पूछा उसने? डिस्कस द असेंशियल्स ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस। तो असेंशियल्स क्या है अनड्यू इन्फ्लुएंस के? रिलेशन सबसे होना चाहिए, पोजीशन टू डोमिनेट है, उसके अंदर 3 केस है, उसके अंदर 3 केस है, पोजीशन टू डोमिनेट के अंदर, रिलेशन के अंदर, रिलेशन के अंदर। उसके बाद उसके पोजीशन और पावर का यूज़ किया है टू गेन अनफेयर एडवांटेज ओवर द अदर और टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। ये पता है आपको? देखते हैं उन्होंने ऐसी ही बातें लिखी हैं या अलग भी कुछ है। रिलेशन है, पोजीशन टू डोमिनेट है, उसमें एक चीज़ और ऐड कर दी है उन्होंने, सेडिमेंट में भी है अलग ही वाला पॉइंट। रियल एंड अपेरेंट अथॉरिटी, फिड्यूशरी, मेंटल डिस्ट्रेस, ये हमारे हैं। मेंटल डिस्ट्रेस की हेडिंग हमने कुछ और लिखी हुई है। और डी पॉइंट क्या है? अनकंसाइजनेबल बार्गेन्स का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए मार्केट में मैं लोन लेने गया अर्जेंसी में, और बैंक को ये चीज़ पता है कि मुझे लोन मेरी किसी भी हेल्थ इशू की वजह से चाहिए, इमरजेंसी है, तो क्या बैंक जनरली ये जो केसेस होते हैं मनी लेंडिंग के अंदर ही होते हैं। तो अगर आप उस समय पर किसी का गलत फ़ायदा उठा के उनसे अनरीजनेबल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं तो वो अनड्यू इन्फ्लुएंस के अंदर आते हैं, क्योंकि उसके अंदर पोजीशन टू डोमिनेट द विल लेंडर की हो गई है। क्या ये बात समझ में है? तो इस वाले पॉइंट से ये वाला पॉइंट आप ऐड कर लीजिएगा। उसके बाद तो मेरे ख्याल से सब सही है। ऑब्जेक्ट जो है अनड्यू एडवांटेज का है और बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर, सारी चीज़ें सही है। बस एक ही चीज़ है, कौन सी? अनकंसाइजनेबल बार्गेन्स। आप एक बार देख लेंगे यहाँ से। और जनरली ये कहाँ लिखा हुआ है? अनकंसाइजनेबल बार्गेन्स आर विटनेस मोस्टली इन द मनी लेंडिंग ट्रांजेक्शन है। हाँ पढ़ा हुआ है मैंने, पहले बस लिखा नहीं है ना हमने। अब एसेंशियल्स में आया और 6 नंबर के लिए है तो हम लिख देंगे, बस बात खत्म। इसलिए हम तो लिख लीजिए फटाफट से। इसका आंसर भी आप ये ऐड कर लेंगे बस इसमें। आंसर तो क्या है लिखना? 6 का ए, May 19 लिख लो। लिख लिया आपने? May 19 6 का ए, ये वाला पॉइंट ऐड कर लेना आप अनड्यू इन्फ्लुएंस में। कल अपनी सारी कॉपी किताबें जहाँ जहाँ आंसर प्रैक्टिस लिखे सब लेके आने। मैं चेक करूँगा कि लिखे हैं नहीं। ये नहीं होना चाहिए कि उसमें लिखा था उसमें लिखा था, सब लेके आने। ठीक है। नेक्स्ट आगे नवंबर 19 में वॉलेट मिला था रेस्टोरेंट में, तो क्या हुआ होगा बताओ? वो मैनेजर को देके चला गया, फिर उसके बाद में आया, मैनेजर ने कहा मैं तुम्हें नहीं दे रहा हूँ। क्या उसके पास ये राइट है कि अगेंस्ट द होल वर्ल्ड एक्सेप्ट टू द ट्रू ओनर? यस, वो सभी के खिलाफ एक राइट रखता है एक्सेप्ट फॉर ट्रू ओनर। ये वाली बात हम उसे बता देंगे और 4 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड सेक्शन नंबर 71 हाँ 71। ठीक है। कहाँ है इसका आंसर? ये रहा कि जैसे ही तुम्हें कुछ गुड्स मिल जाए तो पहले तो सेक्शन 71 बता देना कि हमें ये चीज़ें पता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स बता दिया उन्होंने कि तो प्रॉपर केयर करेंगे, उनकी अप्रोप्रिएट नहीं करेंगे और रिस्टोर कर देंगे बेनिफिट जैसे ही ओनर मिल जाएगा। इन लाइट, फिर से लाइट के अंदर, द मैनेजर मस्ट रिटर्न द वॉलेट टू मिस्टर एक्स सिंस एक्स इज इंटाइटल्ड टू रिटेन द वॉलेट फाउंड अगेंस्ट द एवरीबडी एक्सेप्ट द ट्रू ओनर। ये कीवर्ड्स आपके उसमें होने चाहिए। क्या ये बात समझ में आई? ठीक। सेकेंड लाइट देखो, सेकेंड क्वेश्चन देखो। डिफाइन कंसिडरेशन सेक्शन बताइए फटाफट से। इसी दिन के लिए मैं आपको डेफिनेशंस याद कराता हूँ कि जब 7 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो बच्चे की डेफिनेशन पार्ट रह जाएगी वीक और उन्हें धड़ाधड़ मार्क्स काटने का मौका मिल जाएगा। बताइए फटाफट से कंसिडरेशन की डेफिनेशन। व्हेन एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर, द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, दोनों लिख सकते हैं क्या? यस। हैज डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, डज और एब्सटेन्स फ्रॉम डूइंग, promises to do or abstain from doing something is called
कंसिडरेशन फॉर द प्रॉमिस। जब ये बात से आप ये आंसर शुरू करेंगे, बहुत प्रसन्न होंगे, धन्य करेंगे आपको कि धन्य है वो बच्चे जिन्होंने आंसर लिखे हैं, धन्य है वो माता पिता जिन्होंने ऐसे बच्चों को पाला, धन्य है वो टीचर भी थोड़े से, है ना। हाँ, वो भी बच्चे धन्य हैं जो लेट आके भी डेफिनेशन याद रख सकते हैं, सभी को धन्यवाद करेंगे वो, है ना। थर्ड वाले का कौन सा पार्ट? बी पार्ट। कितने मार्क्स के लिए? 6 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए वो ज़्यादा तंग नहीं करेंगे आपको। जब ये क्वेश्चन ही आया गया होगा, मैं यकीन मान के बोलिए एक्ट हटा दूं ना अलग, कि इस क्वेश्चन में अगर वो एक्ट ना लिखे और बच्चे को पेपर पैटर्न पता ना हो, तो मैं गारंटी दे सकता हूँ बता नहीं सकता। पहले जब स्टार्टिंग में क्वेश्चन पढ़ेगा, जैसे ही वेल्दी इंडिविजुअल है तुरंत कहेगा कंपनीज एक्ट, वेल्दी मैन, याद करो अपनी इनकम को लोन के थ्रू वो करता था, याद है या नहीं है? एक वेल्दी मैन अर्निंग प्रॉफिट्स बाय ह्यूज डिविडेंड्स, ऐसा कुछ नहीं सुना आपने? लिफ्टिंग, चलो चलो। तो मिस्टर सोनूमल जो है उसने लोन प्रोवाइड किया है 80,000 का, किसको? दातुमल को, ऑन 26/2/2019। क्यों छोड़ना है? हमें कैसे पता चलेगा? एप्रीपरेशन का क्वेश्चन है, पहले ये तो पता चले एक ही डेटर सेवरल डेट्स को ओ कर रहा है एक ही पर्सन से। द बोरोवर मिस्टर दातुमल आस्क फॉर अ फर्दर लोन, फिर से लोन मांगने लगा 1.5 लाख का। सोनूमल एग्रीड बट प्रोवाइड द लोन इन डिफरेंट पार्ट्स, अलग अलग डेट्स पे। 1 लाख का तब दिया, 50,000 का तब। तो 3 आपके पास अलग अलग लोन हो चुके हैं आगे। 10/3 को दातुमल ने पे किए 75,000। टोटल लोन कितने का हो चुका है उसके पास? 80,000 प्लस 1.5 लाख, 2,30,000। पहली अमाउंट दी उसने कितने की? 75। अमाउंट से कुछ पता चल रहा है? नहीं। बट इंसिस्टेड दैट द लेंडर शुड एडजस्ट 50,000 टुवर्ड्स द लोन टेकन ऑन 3/3, मतलब सबसे लेटेस्ट वाले लोन पे पहले 50,000 एडजस्ट करना, एंड बैलेंस शुड बी अगेंस्ट 26/2, और जो बाद वाला दिया है वो इसके अगेंस्ट करना। क्या वो ऐसा कर सकता है? आंसर इज यस। कौन सा सेक्शन कहता है ऐसा? 59 या 8? 59। मिस्टर सोनूमल ऑब्जेक्टेड टू दिस अरेंजमेंट एंड आस्क्ड द बोरोवर टू एडजस्ट हिज ऑर्डर इन डेट ऑफ बोरोवल्स। उसने, सोनूमल ने कहा नहीं नहीं ऐसा मत करो, डेट के उस पर कर सकते। क्या उसकी कंटेंशन सही है? आंसर इज नो। तो आते हैं, वेदर द कंटेंशन ऑफ मिस्टर दातुमल इज करेक्ट और अदरवाइज एज पर द प्रोविजन, क्या वो करेक्ट है? यस। सेक्शन कौन सा? 8 या 9? 9। वट शुड बी द आंसर इन केस बोरोवर डज नॉट इंसिस्ट ऑन सच ऑर्डर? तो फिर सेक्शन कौन सा आ जाएगा? 60। What would be the mode of adjustment or appropriation such payment in case neither Sonomal nor Datev? अभी 6 मार्क्स के लिए आप क्या करेंगे बताइए? पहले इस बात को प्रोविजन में बताएंगे, फिर जो वो सवाल पूछ रहा है प्रोविजन का आंसर है, खत्म। ठीक है, 6 नंबर का है, आप आराम से बना सकते हैं उसको, दोनों को। सेक्शन कोर्जन के इफ़ेक्ट्स मैंने लिख के दिए हुए हैं आपको, ठीक है, देख लेते हैं इफ़ेक्ट्स में क्या होता है। सेक्शन कौन सा है? 15 बताइए। कोर्जन इज कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय आईपीसी। दूसरा, अनलॉफुल डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी टू द प्रेजुडिस ऑफ एनी पर्सन वट एवर या whatsoever, एक ही बात, विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग द अदर पर्सन टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। क्या ये बात समझ में आई? पक्का? बहुत बढ़िया। जैसे ही आप आंसर लिखेंगे वो फिर से धन्य करेंगे। आपने कभी महाभारत देखी है? महाभारत, हर केस में एक है, धन्य है वो माता, धन्य है वो कुल जिसने तुम्हें जन्म दिया, जिसमें तुम जन्मे, धन्य है वो पिता, सब धन्य है। देखने वाला बेवकूफ़ है ना? फिर आते हैं 5th का। मिस्टर एक्स एक बिजनेसमैन है जो कि फाइट कर रहा है लॉन्ग ड्रॉन लिटिगेशन विद मिस्टर वाई इन इंडस्ट्रीज। इस क्वेश्चन से मैं आपको बताऊंगी, जब भी क्वेश्चन एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी से आए या एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ या एग्रीमेंट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड से है, तो उस क्वेश्चन में आपको भी पता होगा, ऐसा डर लगता है कि मार्क्स ना कट जाए, तो आज बताऊंगा उससे मार्क्स कैसे बचाने। क्योंकि आपको ये तो पता होगा कि ये शायद एग्रीमेंट वाला है या अपोज टू पब्लिक पॉलिसी वाला है, या तो क्लियर नहीं हो रहा है क्या, नहीं तो उस केस में मार्क्स कैसे बचाएं। देखिए
सबसे पहले आप सेक्शन लिख दीजिए, सेक्शन नंबर 23। सेक्शन नंबर 23 डील करता है लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, लीगल ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन। तो जो भी अपोज टू पब्लिक पॉलिसी वाले हुए या फिर एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड हुए, क्या उन सभी का ऑब्जेक्ट इलीगल है या अनलॉफुल है? आंसर इज यस। तो पहला आंसर आप यहां से शुरू करेंगे सेक्शन 23 से, कि असेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 10 के अंदर जो दिए वहां पर एक पॉइंट है सेक्शन 23 जो ये कहता है कि किसी भी एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्ट जो है वो लॉफुल होना चाहिए और लीगल होना चाहिए। इनकेस अगर लॉफुल और लीगल नहीं है तो ऐसे एग्रीमेंट्स वॉइड होते हैं। तो आधा आंसर तो आपने लिख दिया और वो सही आंसर होगा। नहीं ये बात समझ। फिर उसके बाद आप बताइए कि जो एग्जैक्ट केस है किसके अंदर आता है, तो देखते हैं। टू सपोर्ट इज लीगल कैंपेन एलिजिबल सर्विस मिस्टर जी, एक जुडिशियल ऑफिसर है, स्टेटिंग द अमाउंट ऑफ 10 लाख वुड बी पेड इफ ही डज नॉट टेक अप द ब्रीफ ऑफ मिस्टर वाई। वकील से कह रहा है कि तुम इसका केस मत लड़ो, मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दूंगा। मिस्टर सी एग्रीज बट एट द एंड ऑफ लिटिगेशन मिस्टर एक्स रिफ्यूज टू पे। सी ने एग्री कर लिया कि हाँ मैं उसका केस नहीं लड़ूंगा, और वो नहीं लड़ा और उसने बाद में पैसे देने से मना कर दिया। डिसाइड द वेदर मिस्टर सी कैन रिकवर द अमाउंट प्रॉमिस अंडर द प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। आंसर इज नो। ये दोनों के अंदर आता है इंटरफेरेंस विद द कोर्स ऑफ जस्टिस और स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन। इंटरफेरेंस विद कोर्स ऑफ जस्टिस कहाँ आता है? इन द स्टेट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स। क्या ये एग्रीमेंट इन द स्टेट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स है? आंसर इज यस। ये एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड में आता है। और दूसरा वाला कोर्स ऑफ जस्टिस, क्या उसमें भी लिख सकते हैं? यस। क्या दोनों भी लिख सकते हैं? यस। तीनों भी लिख सकते हैं। 23 इन द स्टेट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स और इंटरफेरेंस विद कोर्स ऑफ जस्टिस, तीनों लिखना है तो तीनों लिख सकते हैं और तीनों ही सही होंगे क्योंकि सभी का जो कंक्लूजन है वो क्या है? वॉइड। तरीका समझ में आ गया? तो चाहे एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड का क्वेश्चन हो, चाहे अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, स्टार्ट करना है सेक्शन 23 से। इस बात को लिख लीजिए अपने वर्ड्स में। एक बार ये पेपर कौन सा है? नवंबर 20 फर्स्ट का ए पार्ट। क्या लिखवा दो इसमें? नहीं मैं लिखवा देता हूँ, बताओ। हाँ ऐसा कर लें। लिखना क्या है वो समझ में आया? सेक्शन 23 लिखना, हर एक असेंशियल एलिमेंट कॉन्ट्रैक्ट का क्या होता है कि उसमें लीगल ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन होना चाहिए, और अगर नहीं है तो वॉइड है वो। सिंपल। उसके बाद आप अपनी बातें बता सकते हैं आगे जाके। वही भी मैं इसका आंसर पढ़ाता हूँ, आप एक बार 4 नंबर के लिए आया, ये 6 नंबर के लिए आ जाए तब भी इसका आंसर फ्रेम किया जा सकता है। ठीक है, समझ में आ गया? अब आते हैं आगे इसके आंसर पर। द प्रॉब्लम आज इन द क्वेश्चन इज बेस्ड अपॉन सेक्शन 10। समझ आया आपको? सेक्शन 10 क्या कहता है? असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। उसी के अंदर एक पॉइंट होता है नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड। पहले समझ में आया किस तरीके से सेक्शन भरे हैं उन्होंने। उसके बाद फर्दर सेक्शन 23 ऑल्सो स्टेट दैट एवरी एग्रीमेंट विद द ऑब्जेक्ट इज अनलॉफुल इज वॉइड। क्या ये बात समझ में? असेंशियल्स बताता है कौन? 10 कि नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड होना चाहिए, और 23 ये कहता है अगर अनलॉफुल होगा तो क्या कर देंगे? वॉइड हो जाएगा। तो पहले 2 सेक्शंस ऐसे, आप बस इनके बेस पे आंसर लिखना चाहते थे, जबकि उन्होंने कहा कि 2 भी लिखोगे तो आपका आंसर की जो लेंथ है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि एक्सप्लेनेशन उनकी नहीं लिखनी होती। हम जब वो टॉपिक पढ़ रहे होते हैं हमें ऐसा लगता है पता नहीं कैसे याद होगा, कैसे लिखेंगे। वो उनकी एक्सप्लेनेशन लिखनी ही नहीं होती, आपको उनका रेफरेंस देना होता है कि वो कहाँ पर आते हैं। क्या बात समझ में आई? तो पढ़ते हैं। Accordingly, one of the essential element of a valid contract in light and set the provision that agreement entered into must not be which the law declares to be either illegal or void, और illegal agreement expressly हो या impliedly किसी भी तरीके से, void agreement with one without any legal effects। अगर void agreement है तो उसके खिलाफ कोई भी legal effect नहीं हो। क्या बात समझ में आई? आगे पढ़िए। The given तो ऐसे बैठ जाओ। द गिवन इंस्टेंस इन केस ऑफ इंटरफेरेंस विद द कोर्स ऑफ जस्टिस, क्या उन्होंने बताया? इंटरफेरेंस विद कोर्स ऑफ जस्टिस भी लिख सकते हैं आप इसके अंदर। रिजल्ट्स एज ए ओपोज टू पब्लिक पॉलिसी आता है उसके अंदर आगे। दिस कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज एग्रीमेंट इन द स्टेट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स, वो किसके अंदर आता है? एग्रीमेंट्स एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड। क्या दोनों चीज़ें बता दी हैं उन्हें? आप इसका आंसर कैसे भी लिख सकते थे और तीनों भी लिख सकते थे। क्या ये बात समझ में? डाउट में नहीं रहना है किसी भी तरीके के। आगे चलते हैं। दिस एग्रीमेंट रिस्ट्रिक्ट्स वंस राइट टू इन्फोर्स हिज लीगल राइट्स। ऐसे एग्रीमेंट्स कहते हैं कि आप अपने राइट्स को एक्सरसाइज मत करिए। सच एग्रीमेंट हैज एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड अंडर सेक्शन 28। ये भी लिखवाया मैंने सेक्शन, पर अगर नहीं लिखा तो छोड़ सकते हैं। समझ आया? पक्का? तो 2 सेक्शन हो गए, सेक्शन 10, दूसरा सेक्शन 23। 10 बताता है एसेंशियल एलिमेंट्स, 23 बताता है कि अनलॉफुल ऑब्जेक्ट होगा तो क्या हो जाएगा? वॉइड।
फिर उसके बाद चाहे आप नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वाला पॉइंट लिखिए या पोस्ट ऑफ पब्लिक पॉलिसी वाला पॉइंट लिखिए, आपकी मर्जी है, दोनों का कंक्लूजन सेम है। समझ आया नहीं है? इसका आंसर आप पक्का पक्का लिखेंगे, लिख लीजिए। नवंबर 20 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसको लिख के देखेंगे आप, ठीक है। सेकंड, किस चीज़ की डेफिनेशन बतानी है? मिसरिप्रेजेंटेशन की और फ्रॉड की। बताइए मिसरिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड, कितने केसेस हैं फ्रॉड में? फ्रॉड में 5। पहला, suggestion as to fact which is not true by one who does not believe it to be true, promise made without any intention of performing it। तीसरा, active concealment of fact। चौथा, any other act facilitated to receive or any other act declared to be fraudulent in any other law। ठीक है, उसके बाद एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन, जो कि सीधा सीधा इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में दिया हुआ और वहीं से आपको लिखना है। आंसर भी देख लीजिए उन्होंने क्या कहा है, छोटी छोटी सी एक्सप्लेनेशन दी, छोटे छोटे से डेफिनेशन बताए उन्होंने। आपको भी पता था कि इसके अंदर कितने पॉइंट्स हैं, 5, और उनको इसके अंदर कितने पॉइंट्स पता हैं, 3 पता है आपको। और ये आप एग्जामिनर चेकर का काम बहुत आसान कर देंगे जब स्टडी मेट के हिसाब से आंसर लिखे होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट। थर्ड का बी तो हमने पढ़ा ही नहीं, सॉरी सी। कितने मार्क्स के लिए है? 6। इसके अंदर आप बताएंगे मुझे क्या क्या होगा, ठीक है। मिस्टर S&R मेड अ कॉन्ट्रैक्ट वेयरइन S एग्रीड टू डिलीवर पेपर कप मैन्युफैक्चर मशीन टू मिस्टर R एंड रिसीव अ पेमेंट ऑन डिलीवरी। मैं आपको डिलीवर करूंगा और डिलीवरी के समय पर आप पेमेंट देंगे। ऑन द डिलीवरी डेट, नॉट आफ्टर द डिलीवरी, ऑन द डिलीवरी डेट, यानी कि अभी डिलीवरी नहीं हुई है। मिस्टर आर डिड नॉट पे द एग्रीड प्राइस, उसने पैसे नहीं दिए हैं। डिसाइड वेदर एस इज बाउंड टू फुलफिल हिज प्रॉमिस एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, आंसर इज नो। मैंने आपसे कहा था इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बताइए कौन सा? रेसिप्रोकल प्रॉमिस का। अंटिल द अदर पर्सन इज नॉट रेडी और विलिंग टू परफॉर्म द प्रोमिसर इज नॉट बाउंड टू परफॉर्म हिज प्रॉमिस। ये बात बतानी है, 2 नंबर के लिए इसका आंसर लिखा जाएगा। मैंने आपको यही लाइन बताई थी कि पूरे उसमें से इसी लाइन से क्वेश्चन पूछा जाएगा। समझ में आया नहीं आया? पक्का। फिर दूसरे पे आते हैं, तो क्वेश्चन ने क्या पूछा, क्या ये बाउंड है? नो। और रेसिप्रोकल प्रॉमिस वाला इसके अंदर पॉइंट बताना है, रेसिप्रोकल प्रॉमिस। नेक्स्ट, मिस्टर वाई गेव अ लोन टू मिस्टर जी, कितने के लिए? 30 लाख रुपए के लिए। मिस्टर जी डिफॉल्टेड द लोन ऑन ड्यू डेट एंड डेट बिकेम टाइम बार डेट। क्या बात समझ में आई? आगे, आफ्टर द टाइम बार डेट मिस्टर जी एग्री टू सेटल फुल अमाउंट टू मिस्टर वाई। टाइम बार डेट होने के बाद अब वो कह रहा है अब मैं आपको पूरे पैसे दूंगा, दिक्कत मत लो। वेदर एक्सेप्टेंस ऑफ टाइम बार डेट कॉन्ट्रैक्ट इज एनफोर्सेबल इन लॉ। सोच लो, क्वेश्चन समझ आया आपको? बताइए, इनफोर्सेबल है नहीं है? कौन से सेक्शन में? सेक्शन 25 में। एग्रीमेंट टू पे फॉर टाइम बार डेट प्रोवाइडेड दिस एग्रीमेंट वाज इन राइटिंग एंड साइंड। बस इतनी कंडीशन हम लगा देंगे और कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये भी 2 नंबर के लिए। ए एंड बी एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सप्लाई ऑफ यूनिक आइटम alternate of which is not available in the market. A refused to supply the agreed unit item to B. What direction could be given by the court for the such breach? बताइए जरा फटाफट से, कोर्ट क्या डायरेक्शन दे सकता है? रिमोट नहीं एसी का बंद कर लो, एसी। क्या डायरेक्शन दे सकता है कोर्ट, जल्दी से बताइए। एक बार में चलता नहीं है, कभी कभी वो आप लोगों की तरह। लो दिखाते हैं ऐसे नालायक जैसे, इतना करने पे मान जाते हैं। होमवर्क हो गया? हर बच्चे को ये लगता है पता नहीं मैंने आज ही नहीं किया, आज ही क्यों बोल रहे हैं सर? कम से कम उस दिन तो बोले जिस दिन मैं करके लाऊं। बंद हो गया आखिरकार। चलो बताओ क्या डायरेक्शन देंगे, आप बताओ। वेरी गुड, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। कैसे पता चला बताओ?
यूनिक आइटम है और मार्केट में नहीं है, इसलिए कोर्ट से पूछे कोर्ट क्या डायरेक्शन देगा। कोर्ट कब इन्वॉल्व होता है, जब क्या देना होता है, या तो इंजेक्शन या स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। तो दो ही केस है, क्या यहाँ पर इंजेक्शन लगाने की जरूरत है, नहीं, बीमार थोड़ी है वो। चलो, इंजेक्शन का मतलब स्टैंडिंग ऑफर, स्टैंडिंग ऑफर। एक से एक अंग्रेज है हमारी क्लास में, बड़ी दिक्कत आने वाली है पेपर में। शूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। अब बताइए आप कोर्ट के सामने क्या लिखेंगे, शेल या मे? जो मना किया वो तो करना ही है, आपने कहा कैसे? एक मिनट बस, एक दो एक्ट और रह गए रिवाइज कराने, फिर सर फोड़ूंगा मैं तुम्हारे। ये रहा देखिए, when a contract consists of reciprocal promises to be simultaneously performed, ये लिखेंगे आप इसको एक बार जाके, इस वाले आंसर को। No promiser needs to perform his promise unless the promise is ready and willing to perform his reciprocal promise। जितना मैंने मार्क कर दिया है, हालांकि मैं भेजूंगा नहीं, लेकिन उतना ही लिखना है आपको। क्या ये बात समझ में आई? रेफरिंग टू द अबव प्रोविजन इन द गिवन केस मिस्टर एस इज नॉट बाउंड टू डिलीवर द गुड्स सिंस पेमेंट वाज नॉट मेड बाय हिम एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स। फिर टाइम बाय डेट के लिए सेक्शन कौन सा बता दिया हमने, सेक्शन 25। फिर पूछेंगे एनफोर्सिबिलिटी को लेके, प्रोवाइडेड द अबव मेंशन्ड कंडीशन। एंड कंडीशन कहाँ लिखी है उन्होंने, वो कह रहे हैं ये तो वैलिड है, एंड जी इज बाउंड टू पे द अमाउंट ऑफ प्रोवाइडेड द अबव मेंशन्ड कंडीशन आर फुलफिल्ड। कंडीशन लिखी कहाँ है लेकिन उन्होंने, आपको लिखनी है, उन्हें ऐसा लगा उन्होंने लिख दी है। हाँ लिखा है, ध्यान से पढ़ते नहीं है, इंस्टीट्यूट की बुराई करते हैं। चलो लास्ट बताइए, लास्ट में कहाँ से गिरेंगे इसको, कोर्ट। क्या लिखा है, मे डायरेक्ट सप्लाई द आइटम बिकॉज द रिफ्यूजल टू सप्लाई एग्रीड यूनिट इट कैन नॉट बी कंपनसेटेड थ्रू मनी। क्या आपको बताया गया था कि वेयर द मनी इज नॉट अ सफिशिएंट रेमेडी फॉर कंपनसेशन। लिखिए नवंबर 20 थर्ड का बी, थर्ड का सी, जल्दी से। नवंबर 20 थर्ड का सी, और पहला वाला जो पार्ट है वो तो आप पक्का पक्का लिखेंगे, इसमें तीनों लिख लोगे तो बस धन्य ही हो जाऊंगा मैं। एनिमरेट द डिफरेंस बिटवीन वेजरिंग एग्रीमेंट्स एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस। हाँ, बहुत बढ़िया, ये क्वेश्चन मुझे पूछना था आपसे। बताइए डिफरेंस की बेस और डिफरेंस बताओ, सही समय पर दिया तुमने। क्या पलट रहे हो इसको, और उसमें नहीं करते, किसमें? इंश्योरेबल इंटरेस्ट, ठीक है। पब्लिक वेलफेयर, सोशल वेलफेयर, पब्लिक वेलफेयर, एक ही बात है। एक आप बताओ, कंसिडरेशन वाला पॉइंट बताओ। हालांकि क्या हम अनेक प्रकार के डिफरेंस लिख सकते हैं, चांस ऑफ विनर लूज, है ना, ये सारी चीज़ें हैं। हालांकि क्यों लिखना जब हमें लिमिटेड पॉइंट्स दिए गए हैं। इन्फोर्सिबिलिटी, कौन से इन्फोर्सेबल होते हैं और कौन से इन्फोर्सेबल नहीं होते। तो नवंबर 20 तक हम कर चुके हैं क्वेश्चन। अब आते हैं आगे, जैन 21। क्या हुआ, 4 क्वेश्चन है एक पेपर में और 22 नंबर का है अब तक। बताओ 58 साल की उम्र में बूढ़े व्यक्ति ने क्या किया होगा, गवर्नमेंट सर्वेंट है तो प्री मेच्योर रिटायरमेंट ले ली होगी उसने लालच में आके। उसे क्या बोलते हैं, ट्रैफिकिंग विद रिलेटेड टू पब्लिक ऑफिसेस। पहले क्या बताऊंगा इसमें, बताओ जरा। सेक्शन 23 बताऊंगा, लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन, अनलॉफुल है ये, ठीक है। हुआ क्या होगा, आगे क्वेश्चन पढ़ो या ना। सीधा आंसर पढ़ते हैं। सेक्शन 10 दिखाई दिया आपको,
सेक्शन 23 दिखाई दिया आपको। आगे चलेंगे, फिर वो लाइन ढूंढेंगे जिसके लिए हमने क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, जो किसके अंदर आता है। ये मत कह देना एग्रीमेंट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड के अंदर, सारी बातें करके कैटेगरी गलत मत बता देना। और अगर याद ना आ रही हो तो लिखना मत कैटेगरी। हाँ, इसका इन द गिवन केस एक बार ढंग से देख लेना, हालांकि कुछ भी देखने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन लिखा हुआ है। फिर से डेफिनेशन आ गई किसकी, एक्सेप्टेंस की। एक्सप्लेन द लीगल रूल्स, सबसे आसान बताओगे किसकी है, एक्सेप्टेंस की ही। मस्ट बी एज पर प्रेस्क्राइब टाइम, मोड, एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड, बाय द पर्सन जिसको दिया गया था। हाँ वही है। अरे एक एक लाइन में क्या है एक्सप्लेन करने में, 7 नंबर में आप पढ़ के देख लीजिएगा। ऐसे कर रहे हैं जैसे दो भाई बहन बात कर रहे हैं आपस में। देखो रुको, acceptance can only be given by the person to whom the offer is made. In case of a specific offer, it can be accepted only by the person to whom it is made. और अगर ये ऑफर कौन सा हुआ, जनरल, तो उसे कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है। क्या ये बात समझ में आई? दूसरा एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड, इसके अंदर आप बताओगे क्या बताओगे कि अगर वो एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड नहीं होगा तो वो काउंटर ऑफर बन जाएगा जिसे एक्सेप्टेंस नहीं बोलते। इतना तो पता होगा ना, कॉमन सेंस से हम लिख सकते हैं। रीड कर लेना इसको, रीड कर लेना, मैं लिख देता हूँ। अरे अभी कर रहे हैं, छुट्टी, रुक जाओ। हाँ बहुत बढ़िया, अच्छे बच्चों की तरह आंसर भी लिखने हैं अब। कितने मार्क्स का क्वेश्चन है जरा पढ़ो। पूरे 6 मार्क्स का है, थोड़े से भी कम नहीं किए। देखिए, मिस्टर बी मेक्स अ प्रपोजल बाय मिस्टर एक्स, सुनो जरा ध्यान से, मिस्टर एस बाय पोस्ट टू सेल हिज हाउस, कितने के लिए, 10 लाख रुपए के लिए, एंड पोस्टेड द लेटर ऑन 10 अप्रैल। यहाँ से पत्र भेज दिया है 10 अप्रैल को, यानी कि कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एक्सेप्टेंस वाला पॉइंट है। ठीक है, 10 अप्रैल को यहाँ से पत्र भेजा, बताइए क्या हुआ होगा उससे, कुछ भी नहीं। एंड द लेटर रीचेस टू मिस्टर एस ऑन 12 अप्रैल, बताओ क्या हुआ होगा, कुछ भी नहीं, जब तक पढ़ेगा नहीं। ही रीड्स द लेटर ऑन 13 अप्रैल, यही डेट कौन सी है, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एज अगेंस्ट किसके, किसी के अगेंस्ट नहीं, सीधा सीधा पॉइंट है इसमें। एक्सेप्टेंस में 2 पॉइंट है। एस सेंड्स हिज लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस कौन सी तारीख को, 16 तारीख को। एंड द लेटर रीचेस मिस्टर बी ऑन 20 अप्रैल, हालांकि 17 तारीख को ही उसने अपना माइंड बदल लिया था, भेजने के बाद अगले दिन ही, और टेलीग्राम भेज दिया था विड्रॉइंग हिज एक्सेप्टेंस। पहले भेज दिया था टेलीग्राम, एक्सेप्टेंस रीच होने से पहले ही उसने अपनी एक्सेप्टेंस को विड्रॉ कर लिया था। क्या ये विड्रॉल वैलिड है या इनवैलिड है? वैलिड है, वैलिड है, क्योंकि उसने उसकी नॉलेज में आने से पहले ही ये चीज़ कर दी है। टेलीग्राम रीचेस मिस्टर बी ऑन 19 अप्रैल, ये कब पहुंचा था, 20 अप्रैल को। ये कब पहुंचा है, 19 अप्रैल को। क्या पहले पहुंच गया है? यस, तो विड्रॉल जो यहाँ पर है वो वैलिड है। एग्जामिन विद रेफरेंस टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट ऑन विच डेट द ऑफर मेड बाय मिस्टर बी विल कंप्लीट, कौन सी तारीख को। डिस्कस द वैलिडिटी ऑफ एक्सेप्टेंस, क्या लिखेंगे, वैलिड, क्योंकि ये बिफोर कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस है, एज अगेंस्ट ऑफरर, एज अगेंस्ट ऑफरर, एज अगेंस्ट ऑफरर, एज अगेंस्ट एक्सेप्टर। ऑफरर के अगेंस्ट कब होगा, व्हेन इट इज पुट इन ट्रांसमिशन सो एज टू आउट ऑफ रीच। लेकिन एक्सेप्टर के अगेंस्ट कब होगा, जब वो कम्स टू द नॉलेज ऑफ ऑफरी, ऑफरी नहीं, ऑफरर। एक्सेप्टेंस किसकी नॉलेज में जाएगी, नालायको। अब वो वाला समय तो नहीं चल रहा तुम हाई बोल दोगे सब चीज के लिए, निकलना है बस। क्या वही वाला समय चल रहा है, हाँ कर रहे हो, नालायक। इतनी इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रही है। आपने भी यहाँ बोले थे, जल्दी जाना है आपको। What would be the validity of acceptance if letter of revocation, letter of acceptance reach together? अगर वो एक साथ पहुंचते तो वैलिडिटी क्या होती, जो पहले पढ़ लें बस।
क्वेश्चन समझ आया आपको? सेक्शन कौन सा है? 3, 4 दोनों है। ऑफर किस में है? 4 में। और एक्सेप्टेंस की रिवोकेशन 3 में। लिखवाया हुआ है मैंने आपको। ठीक, हम चले अब 6th क्वेश्चन में। बताइए कितनी कौन सी बार आया है ये क्वेश्चन? दूसरी बार, जनवरी 21 में, सेक्शन नंबर 25 से क्वेश्चन है, सेकेंड टाइम। आई बात समझ में? आगे चलते हैं, आगे क्यों चले, नेक्स्ट पेपर पे चलते हैं। नेक्स्ट, स्टेट विद रीजन वेदर द फॉलोइंग एग्रीमेंट्स आर वैलिड और वॉइड। सिंपल से एग्रीमेंट्स हैं और अगर आपने गलत बताया तो सिंपल तरीके से पिटोगे आप, ध्यान रखना, ठीक है। ज़्यादा एफर्ट लग गई आज। A clause in a contract provided that no action should be brought upon in case of breach. Valid or void? क्यों? Agreement in restraint of legal proceedings, यही वाला पॉइंट कहता है void। क्या ये बात समझ में आई? आगे, when two courts have a jurisdiction to try a suit, an agreement between the parties that suit should be filed in one of those courts alone and not in other। क्या ये बताया हुआ है मैंने आपको? ये एक्सेप्शन टू द पॉइंट है, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग के एक्सेप्शन वाला पॉइंट है ये, ठीक है। एक्स ऑफर टू सेल हिज मारुति कार टू वाई, वाई बिलीव दैट एक्स इज ओनली वैगन आर, बट एग्रीज टू बाई इट। कैसा है ये? बताइए क्यों? मिस्टेक लिख सकते हैं या कंसेंसस एड आइटम नहीं था, कंसेंट नहीं थी, मीटिंग ऑफ माइंड्स नहीं था। आगे बात समझ, जो आपका मन करे वो लिखें क्योंकि एक नंबर के हैं। फिजिशियन है, सर्जन है, आगे आप पढ़िए, थक गया मैं। वैलिड है? यस, वैलिड है। और क्यों वैलिड है? क्योंकि ये एग्रीमेंट्स इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड के एक्सेप्शंस में आता है, सर्विस एग्रीमेंट्स में। क्या ये बात समझ में आई? पक्का? कोई दिक्कत यहाँ तक? बहुत सालों की, महीनों की और दिनों की मेहनत के बाद हम कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर पाए थे। उसके बाद आपको अच्छा लगना चाहिए इस क्वेश्चन को पढ़ के कि हाँ ऐसे क्वेश्चन हम कर सकते हैं, ठीक है। फिर आया फिर से एक और क्वेश्चन, इस बार वो किसके साथ आया? रूल्स रिगार्डिंग एनफोर्समेंट के साथ। पहले वो किसके साथ आया था बताइए? असेंशियल्स के साथ। और मार्क्स कितने लेकर आया है इस बार में? क्या ये बात समझ में आई? ठीक, नेक्स्ट, थर्ड का बी पॉइंट, कहाँ से आया है? जॉइंटली। सेक्शन कौन सा लाया है? 43। 90,000 पे करेंगे, वेदर एल कैन कंपेल वाई टू पे द होल अमाउंट, आंसर इज यस। नेक्स्ट, whether L can compel only legal representative Y to pay the loan of 90,000 in X, Y and Z died, yes। किसी एक provided उसने sufficient estate या assets छोड़ी हुई हैं, ठीक है। whether Y or Z are released from the liability to L, तो यानी कि Y और Z को जो प्रिंसिपल डेटर है, जिसको या क्रेडिटर है, जिसको पैसे लेने थे, उसने रिलीज कर दिया, तो क्या आपस में भी रिलीज हो जाएंगे? आंसर इज नो। ये मैंने बता रखा है आपको। और कितने मार्क्स के लिए? 6। और आप ऐसी उम्मीद करिए कि आपके एग्जाम में भी जॉइंट प्रोमिसेस का क्वेश्चन तो आए कम से कम, सही रहेगा। हाँ, जॉइंट प्रोमिसेस भी दूसरी बार आया, लिख लीजिए। जैन 21 का पेपर है, थर्ड का बी पॉइंट था वो। जुलाई सॉरी, जैन तो इससे पहले हो गया है। कई बार उन्होंने सुपर मीनिंग इम्पॉसिबिलिटी से केस स्टडी दी थी, आपको पता है ना, चाहे वो लीगल वाली हो या फिजिकल वाली हो। लेकिन इस बार उन्होंने सीधा पूछा है व्हाट डू यू मीन बाय सुपर मीनिंग इम्पॉसिबिलिटी, और विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल बताना है आपको। तो चाहे वो फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी, देखो पहली बार इतिहास में क्या हुआ, और अभी तक मैंने आपको जितने भी सजेस्टेड आंसर दिखाए, क्या उन्होंने एग्जाम्पल लिखे हैं? एक में भी आंसर इज नो। तो इस बार उन्होंने एग्जाम्पल दिया है, तो आप कौन सा एग्जाम्पल देना पसंद करेंगे? ऐसे देना जो जिनको वो नॉर्मल समझे, मतलब उन्हें लगे हाँ सुने से लग रहे हैं, चाहे वो पेंटर वाला सिंपल, हाथ काट दो, पैर काट दो, पैरालाइज करा दो, कुछ भी करा दो, ठीक है।
और उनका इफेक्ट क्या है सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी का? कुछ नहीं है भैया इफेक्ट इसमें। एग्रीमेंट जो और कॉन्ट्रैक्ट जो है वो क्या हो जाएंगे? वॉइड विद लो लीगल इफेक्ट। हाउएवर सेक्शन 65 एक चीज़ कहता है, हालांकि सेक्शन नहीं लिखेंगे आप, एक चीज़ कहता है कि अगर किसी पार्टी ने कोई बेनिफिट रिस्टोर किए हैं, बेनिफिट लिए हैं, तो वो रिस्टोर कर देंगे। ठीक है, रिस्टोर नहीं किए हैं, आगे ख़त्म हो गया, आगे चलते हैं। दिसंबर 21, 4 पार्टनर्स है, बच्चे को लगेगा पार्टनरशिप से क्वेश्चन, लेकिन वो कर क्या रहे हैं? प्रॉमिस टू पे। अब वो ना प्लानिंग प्लॉटिंग की धज्जियां उड़ाते हैं। पिछली बार जॉइंट प्रोमिसर्स का क्वेश्चन आ गया, टीचर ने कहा है 2 क्वेश्चन रिपीट नहीं होंगे, ये लो तुरंत किया उसने रिपीट। आगे बात समझ में? बीएनसी इंसॉल्वेंट हो गए हैं, 6 लाख पैसे देने हैं 4 लोगों को मिलके, तो कितने कितने देंगे? 1.5 लाख रुपए देंगे। उसमें से बी और सी इंसॉल्वेंट हो गए हैं, बी वॉज अनेबल टू पे एनी अमाउंट। इसका मतलब पहला नुकसान तो हो गया 1.5 लाख रुपए का, मैं सिर्फ नुकसान देखता हूँ। आगे सी कुड पे ओनली 50,000, तो 1 लाख का और नुकसान आ गया, तो टोटल नुकसान कितने का हो गया? 2.5 लाख का। 2.5 लाख को दोनों पार्टनर्स पे बांट दीजिए, 1.25 1.25। पहले से कितने से दुखी थे? 1.5 लाख से, अब और कितने बढ़ जाएंगे? 1.25। टोटल कितना हो गया? 2.75 है। अब मुझसे कुछ भी पूछ लीजिए, एक पार्टनर दूसरे से कितना मांगेगा तब भी बता दूंगा, इंडिविजुअल लायबिलिटी पूछोगे तब भी बता दूंगा। ठीक है। ए वॉज कंपेल्ड टू पे द होल अमाउंट, ये तो होना ही था। डिसाइड द एक्सटेंट टू विच ए कैन रिकवर द अमाउंट फ्रॉम डी विद रेफरेंस, तो कितना पॉइंट है? 2,75,000। और क्वेश्चन कहाँ से शुरू करेंगे? समझ आ गई बात? पक्का? दिसंबर 21 है, कुछ नहीं है इसका, क्या लिखना है। लेकिन ये कितनी बार आया है? 3rd टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन में आए हम। एक्सप्लेन एनी 5 सर्कमस्टांसेस अंडर विच अ कॉन्ट्रैक्ट नीड नॉट टू बी परफॉर्म। लिख लीजिए, इसको आपको लिखना है। नोवेशन, ऑल्टरेशन, रिसेशन, ये सारी चीज़ें है। सुपर लिविंग इम्पॉसिबिलिटी वाला आंसर दिखाता हूँ इसका, पहले आप लिख लीजिए कि इस वाले क्वेश्चन पर लिखना है। दिसंबर 21 सेकंड का ए पार्ट है, 7 मार्क्स के लिए कि कैसे कॉन्ट्रैक्ट्स को परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जो नोवेशन वाले हैं, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जो ऑल्टरेशन वाले हैं, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जो रिसेशन वाले हैं, तीनों हो गए। अब उन्होंने कहा अगर कोई रेमिशन वाला है कि पूरा का पूरा छोड़ दिया, रेमिट मतलब बताया था मैंने आपको, होली और पार्टली, तो जितना छोड़ा है उस हिस्से को परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। अगर किसी वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइंड कर दिया गया है तो क्या अब रिमेनिंग पार्ट को परफॉर्म करने की जरूरत है? नहीं। और नेग्लेक्ट ऑफ प्रोमिस, उसमें तो परफॉर्म करने की जरूरत है ही नहीं। रेसिप्रोकल प्रोमिस वाले पॉइंट में, रेसिप्रोकल प्रॉमिस वाला पॉइंट याद है, तो इसके अंदर 2 पॉइंट आपको नए मिले। कौन कौन से? रेमिशन 3, रेमिशन, रिसाइंड्स और नेग्लेक्ट। लिख लीजिए, इसका आंसर को आपको लिखना है। मतलब आपको तीनों का पता है, लिख लीजिए फटाफट से। लिखा ला? लिख लिया है आपने, बहुत बढ़िया। आखिरकार माइनर आ गया, क्योंकि माइनर पार्टनरशिप में भी आ जाता है तो ज़्यादा बुलाते नहीं है, माइनर को बेचारा तंग हो जाएगा। 6 मार्क्स के लिए। एक्स की एज है 16 साल, लोन लिया है 50,000 के लिए फॉर पर्सनल पर्पस। फ्यू मंथ्स लेटर इट बिकम मेजर एंड कुड नॉट पे द अमाउंट बोरोड ऑन ड्यू डेट। द लेंडर वांट्स टू फाइल अ सूट अगेंस्ट एक्स, कैन ही डू सो? नो। क्योंकि तुम किसके अगेंस्ट फाइल करना चाहते हो? कौन है ये? वॉइड एब इनिशियो होते हो, रेटिफिकेशन भी नहीं हो सकती, क्योंकि मेजर वाले पार्ट में तुम वही पूछना चाह रहे होगे मुझसे। आगे, जे ने कॉन्ट्रैक्ट किया है टू टेक इन अ कार्गो एट अ फॉरेन पोर्ट। J's government afterward declares a war against the country in which port is situated and therefore the contract could not be fulfilled. K wants to file against it. क्या कर सकता है? नहीं। कौन सा क्वेश्चन है ये? सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी किस चीज़ की वजह से आई है? डिक्लेरेशन ऑफ वॉर की वजह से। तो डिक्लेरेशन ऑफ वॉर जब हो जाता है तो सभी के कॉन्ट्रैक्ट्स उस समय के लिए क्या हो जाते हैं? सस्पेंड कर दिए जाते हैं। हालांकि जब ये वॉर ओवर हो जाएगा तब आप इसे इन्फोर्स कर सकते हैं। अगर आप एग्रीमेंट विद एलाइन एनिमी वाला पॉइंट भी करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। दोनों से ही आंसर आप लिख सकते हैं। आंसर उनका पढ़ लेते हैं। सेक्शन 56 किसका था बताओ? सबसीक्वेंट और सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी से आंसर उन्होंने लिखा है। समझ में आया? वॉर वाला पॉइंट उन्होंने नहीं लिखा है, इसी से लिखा है सुपरवीनिंग। आप क्या मैं बोल दूँ सबसे ज़्यादा बार सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी आया अभी तक एग्जाम में, चाहे वो थियोरेटिकली पूछा जाए या प्रैक्टिकली पूछा जाए। 56 सेक्शन है उसका, याद रखिएगा। आगे बात समझ। हालांकि मैंने सेक्शन भी लिखवाया हुआ है और लिख के भी दिया हुआ है। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या पूछा गया? क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। जल्दी से फटाफट से अपनी मधुर आवाज में क्वासी कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन बता दीजिए एक साथ।
ठीक। उसके बाद इसके अंदर उसने क्या पूछा, केसेस पूछे हैं या फीचर्स पूछे हैं? क्या मैंने फीचर्स लिखवाए हुए हैं आपको, आंसर भी लिखवाया हुआ है? क्या आपने घर जाके लिखा था? कल लिखा था तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लिखा था तो लिख लेंगे। आगे बात समझ में? जो जो चीज़ें मैं जिस दिन बताता हूँ अगर आप उस दिन कर लेंगे तो आप समय से आगे चलेंगे, कि सभी के लिए एप्लीकेबल है। अगर उसके बाद कभी करेंगे तो आप उस समय कर रहे होंगे जब उस समय आपको कोई और काम करना चाहिए, तो कुछ ना कुछ क्वालिटी तो आगे जाके रिड्यूस होगी ही। ये हो गए, हम दिसंबर 21 तक पहुँच गए। जी ये मई 22 है। आप बताएंगे क्या होगा। शीना कौन है बताइए? क्लासिकल डांसर हैं। उन्होंने एग्रीमेंट किया है किससे? शीतल विद्या मंदिर से 60 डांस परफॉर्मेंसेस का। एज पर द कॉन्ट्रैक्ट शी वॉज सपोज टू परफॉर्म एवरी वीकेंड एंड शी विल बी पेड 10,000 पर परफॉर्मेंस। हाउएवर आफ्टर अ मंथ शी वॉज एब्सेंट विदाउट इन्फॉर्मिंग ड्यू टू पर्सनल रीजन। पर्सनल रीजन की वजह से वो बताया नहीं उन्होंने। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, वेदर मैनेजमेंट ऑफ शीतल विद्या लिमिटेड हैज द राइट टू टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट? यस। क्या ये बात समझ में आ गई? इफ द मैनेजमेंट ऑफ शीतल विद्या इन्फॉर्म शीना अबाउट द इट्स कंटिन्यूएशन, ने कहा हम अभी कैंसिल नहीं कर रहे हैं, जब भी आना चाहो तो आ सकते हो। कैन द मैनेजमेंट स्टिल रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट आफ्टर अ मंथ ऑन द सेम ग्राउंड? नो, फिर नहीं कर सकते आप। जब आपके पास राइट था, जब आप कर सकते थे, आपने नहीं किया, उसकी कंटिन्यूएशन के बारे में आपने सामने वाले व्यक्ति को बता दिया, तो अब आप नहीं कर पाएंगे। कैन शीतल विद्या मंदिर क्लेम डैमेजेस दैट ही हैज सफर्ड बिकॉज ऑफ द ब्रीच ऑफ एनी ऑफ द अबव केसेस? आंसर इज यस। डैमेजेस वो रिकवर कर सकती है जिस केस में वो क्लेम कर ले और कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन कर दे। कंटिन्यूएशन करोगे कॉन्ट्रैक्ट को तो डैमेजेस क्लेम नहीं होगा। क्या ये बात समझ में आती है? पक्का यही आंसर आपको देखने हैं इसके। कैन टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट, कैन नॉट नाउ रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट आफ्टर अ मंथ ऑन द सेम ग्राउंड, और जो भी सब्सिक्वेंटली है, और कैन क्लेम डैमेजेस जिसने सफ़र किए। क्वेश्चन समझ आया आपको? पक्का। इसका प्रोविजन अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, हालांकि आपकी मर्जी है, मैंने बता रखा है आपको। ब्रीच का मतलब क्या होता है? जब एक पार्टी है तो मना कर दे, रिफ्यूज हिमसेल्फ और डिसेबल हिमसेल्फ, दोनों ही केस हो सकते हैं। मैंने लिखवा रखा है सेक्शन 39 का आंसर। बताइए लिखवाया नहीं लिखवाया? 39 का आंसर लिखवाया हुआ है, चेक करना एक बार। सेकंड क्वेश्चन कितनी बार आया है? ये भी कितनी बार आ चुका है? थर्ड टाइम, मई 22 में। और सेक्शन कौन सा है इसका? 25। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट थर्ड का कौन सा पार्ट? बी। वाह वाह। शुरू कहाँ से हुआ? सेक्शन बता दीजिए बस, इसी बात पे लिखा ही हुआ इसके सामने। कितना है? 30। फॉल्सली रिप्रेजेंटिंग हर एज, क्या वो ऐसा कर सकते हैं? सॉरी, सेक्शन कौन सा है? 11, कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टी वाला। ठीक है, उसने कहा उसने फॉल्सली रिप्रेजेंट किया है, उसकी गलती होगी फिर तो नहीं। माइनर कैन ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी, एंटर्स इनटू एन एग्रीमेंट विद एन ऑथराइज्ड लैपटॉप डीलर। मिस्टर गुप्ता ओनर है एसपी लैपटॉप्स का फॉर द परचेज ऑफ लैपटॉप, क्रेडिट अमाउंटिंग रुपीज कितना? 60,000 फॉर परचेजिंग द लैपटॉप ऑन 1 अगस्त। शी प्रॉमिस टू पे बैक द आउटस्टैंडिंग अमाउंट विद एन इंटरेस्ट ऑफ 16%। कब? 31 जुलाई 2022 को। शी टोल्ड हिम दैट इन केस ही वॉन्ट बी एबल टू पे द आउटस्टैंडिंग अमाउंट हर फादर मिस्टर राम विल पे बैक ऑन हर बिहाफ। क्या ऐसा हो सकता है? आंसर इज नो। Parents or guardian can never be held liable on behalf of the minor until the minor is acting on the direction of behalf of the guardian। क्या ये बात समझ में? ये वाला पार्ट भी इसमें लिखेंगे। After 1 year, when Shishti was asked to pay the outstanding amount with interest, he refused to pay the amount and told the owner that she is a minor and now he cannot recover a single penny from him। क्या वो सही कह रही है? आंसर इज yes। पहले कहा था पिताजी से ले लेना, जब मांगने आए तो कह रहे 1 रुपये भी लेके दिखाओ तुम। क्या वो सही कह रहे हैं? आंसर इज yes। उन्होंने कहा शी विल बी अडल्ट ऑन 1 जनवरी 2025 ओनली आफ्टर द एग्रीमेंट कैन बी रेटिफाइड। वो कह रहे एक बार बड़े तो हो जाओ, तुम्हें फिर बताएंगे। क्या कुछ कर सकते हो तुम? नहीं। नो एग्रीमेंट्स कैन बी रेटिफाइड आफ्टर अटेनिंग मेजोरिटी। ठीक है। एक्सप्लेन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग केस मिस्टर गुप्ता विल सक्सीड, तो इसके बाद उसका प्रोविजन पढ़ लीजिएगा आप। उसने कहा बाय फाइलिंग ए केस अगेंस्ट हिस्ट्री माइनर फॉर द रिकवरी ऑफ ट्रस्टिंग अमाउंट, क्या इंटरेस्ट मिल सकता है? नो। और क्या पूछ रहे हो बताओ? बाय फाइलिंग ए केस अगेंस्ट मिस्टर राम फादर फॉर, बताओ क्या मिलेगा? नो। क्या पढ़ रहे हो तुम? ये बताओ। माइनर। क्या पढ़ रहे हो? माइनर। कुछ कर सकते हो? बाय फाइलिंग केस अगेंस्ट माइनर आफ्टर स्टेट एंड मेजोरिटी, कुछ ही पूछ लेते हैं, आंसर बना ही था। समझ में आया? कितने मार्क्स का है? प्रोविजन इनफ है हमारे पास, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप पढ़ लेंगे एक बार। आगे चलते हैं।
6th पे। इसका आंसर क्या मैंने लिख के दिया है, लिक्विडेटेड डैमेजेस, और उसमें डिफरेंस ज़रा चेक करिएगा एक बार। सेडिमेंट से बोला था मैंने, जिसमें पहली लाइन नहीं इसने मतलब मोहित कर दिया है मुझे, बताइए कैसे। ऑल्दो द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मेक्स नो डिफरेंशिएशन ऑन लिक्विडेटेड डैमेजेस और पेनल्टी, में कोई डिफरेंस नहीं करता है, फिर भी अगर फालतू समय है तो इसमें आके पढ़ लीजिए। और कितने मार्क्स का दिया है, 5। और मैंने बोला था आपसे सेडिमेंट से देख के लिखने के लिए, तो आपने लिख लिया होगा। दिखाओ, चेक कराओ, कॉपी दिखाओ भाई, लिखा है आपने? नहीं लिखा? पहले दिया था, पहले लिखा होगा, इस बीच नहीं, पहले बताया था मैंने लिखने के लिए। क्या बात कर रहे हो, सारे एक साथ एक जैसी बातें करेंगे। तो ये मेरी ही गलती थी, मैं सुधार रहा हूँ कि जो आपने एज इट इज सेडिमेंट से पढ़ा था उसे आप एज इट इज लिख लेंगे, ठीक है। अब हमारे पास 2 ही पेपर रह गए हैं, नवंबर 22 और जून 23। मैं नवंबर 22 ही बोलूँगा। फिर से कहाँ से क्वेश्चन आया? जॉइंट प्रोमिस से नहीं है, क्वेश्चन पढ़ लिया करो पहले। 3 लोग देखे नहीं, जॉइंट प्रोमिस लगा दिया। एक्स ने एग्री किया है, वाई मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा, तुम मेरी जगह किसको मार दो? मेरे कहने से किसको मार दो? जेड ने। तो एक्स पैसे देगा, वाई को पैसे देगा, किसका मर्डर होने पे? जेड का मर्डर अगर कर देगा कौन? वाई। पहले तो पार्टीज क्लियर हो गई हैं, जॉइंट प्रॉमिस नहीं है। टू पे वाई, पैसे देने हैं एक्स को, किसको देगा? वाई को। एक्स ने बोरो किया है 1 लाख रुपए, किससे? डब्ल्यू से, कि भाई साहब डब्ल्यू मेरे कहने पे वाई ने जेड को मारने की बात एक्सेप्ट कर ली है, तुम मुझे उधार दे दोगे क्या? हु इज ऑल्सो अवेयर ऑफ द पर्पज ऑफ द लोन। वाई ने जैसा कहा वैसा किया, मार दिया है किसको? आज जेड को। एंड एक्स रिफ्यूजेस टू पे, वो कह रहा मैं क्यों पैसे दूं। एक्स ऑल्सो टू रिपे द लोन टू डब्ल्यू, एक्सप्लेन द वैलिडिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। जो एक्स और वाई के बीच में हुआ है, क्या ये वैलिड है, घटिया है, कैसा है? और क्या जो एक्स एंड डब्ल्यू के बीच में हुआ है, क्या वो भी घटिया है? आंसर इज यस। क्या है? इलीगल, क्योंकि कोलेटरल एग्रीमेंट्स इलीगल एग्रीमेंट्स के साथ वॉइड होते हैं। मैंने लिखवाया हुआ है आपको, लिखा नहीं तो बताया होगा। क्या ये बात समझ में है? कितने मार्क्स के लिए है? 4 मार्क्स के लिए। इसका आंसर आप लिखेंगे, फटाफट से लिख लीजिए। जो मैंने लिखवाया है आंसर लिखने के लिए, मैं मैच कर लूँगा पहले आज ही। कल बेवकूफ़ बनाओ मेरा इससे पहले, कौन सा बोला था लिखने के लिए, कौन सा नहीं, है ना। सेकेंड, उन्होंने कहा सेक्शन 25 पूछते पूछते मैं पक गया हूं, इस बार कुछ वेरिएशन करेंगे। 2 पार्ट पूछ लिए बस, और मार्क्स कितने हैं? 7। अरे उसमें दोनों में ही इतने हैं। एग्रीमेंट्स मेड आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन आर वैलिड एग्रीमेंट्स। बताइए क्या वैलिड एग्रीमेंट्स है? यस, प्रोवाइड सर्टेन कंडीशंस है। प्रॉमिस टू पे टाइम बाय डेट कैन नॉट बी इन्फोर्स। क्या ये सही है? नो। कंडीशंस पूरी हो? यस नहीं है, नो है। क्या बोला इसने? प्रॉमिस टू पे टाइम बाय डेट कैन नॉट बी इन्फोर्स। ये क्वेश्चन अच्छा आया था, मतलब इंस्टीट्यूट को धन्यवाद देता हूँ मैं ऐसा क्वेश्चन देने के लिए कि जिसकी इंग्लिश खराब है वो धज्जे उड़ जाएं उसकी यहीं पे। देखिए कैसे। मिस्टर वाई एज कितनी है उसकी? 21 साल। लॉस्ट हिज मेंटल बैलेंस आफ्टर द डेथ ऑफ हिज पेरेंट्स इन एन एक्सीडेंट। ही वॉज लेफ्ट विद हिज ग्रैंड मदर जिनकी एज कितनी थी? 85 ईयर्स। इनकेपेबल ऑफ वॉकिंग एंड डिपेंडेंट अपॉन हिम। सेक्शन 68 सिर्फ माइनर का ही है या एनी इनकम्पिटेंट पर्सन का है? एनी इनकम्पिटेंट। 68 यस। नेसेसरी सप्लाई टू अ पर्सन। मिस्टर एम 11 के साथ पढ़ लेंगे हम इसको, है ना। देयर नेबर आउट ऑफ पिटी, इसका मतलब क्या है? दया भाव में, दया भाव में। स्टार्टेड सप्लाइंग फूड एंड अदर नेसेसरीज टू बोथ ऑफ देम। अगर वो उसकी जगह वो ड्रग्स या गांजा सप्लाई करने लगते तो बताइए क्या होता? टू गेट आउट ऑफ देयर एंग्जाइटी, है ना।
मिस्टर वाई जो बेचारा वैसे ही पागल हो चुका था और उनकी जो ग्रैंड मदर थी वैसे ठीक थी, लेकिन कुछ फायदा नहीं था, चल फिर नहीं सकती थी। यूज्ड टू लिव इन द हाउस बिल्ट बाय हिज पेरेंट्स। ठीक है। अब मिस्टर एम कौन है पता नहीं, पड़ोसी कौन है, पड़ोसी ऊपर आया था क्या एम? यस, बता दिया था कौन है एम, पड़ोसी। मिस्टर एम ऑल्सो प्रोवाइडेड ग्रैंड मदर सम फाइनेंशियल असिस्टेंट फॉर इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट। उसने कहा जो व्यक्ति पागल है उसके लिए ही फूड वगैरह सप्लाई नहीं करे, तुम्हें भी कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंट अलग से देना क्योंकि तुम्हें जरूरत है। आफ्टर सप्लाइंग नेसेसरीज टू मिस्टर वाई फॉर कितने साल? 4 साल। मिस्टर एम अप्रोच द फॉर्मर मिस्टर वाई से आस्किंग हिम टू पे द 15 लाख इंक्लूसिव ऑफ 7 लाख इनकर्ड फॉर द मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ ग्रैंड मदर। बताइए, वो कह रहे एक तो जो तुम्हें पैसे दिए वो भी चाहिए हमें, टोटल कितने मांगे हैं? 15, जिसमें से 7 लाख जो है मेडिकल ट्रीटमेंट में ही चले गए हैं। क्या ये बात समझ में आई? तो कितने के लिए लायबल होगा? वाई प्लीडेड दैट ही हैज गॉट हिज पेरेंट्स ज्वेलरी टू सेल मैक्सिमम ऑफ कितना? 4 लाख विच मे बी एडजस्टेड अगेंस्ट द ड्यूज। इसे आप एडजस्ट कर दीजिए। मिस्टर एम रिफ्यूज दैट थ्रेटन्ड मिस्टर वाई टू लीगल सूट टू ब्रॉड एक्शन फॉर द रिकवरी ऑफ द मनी। क्या वो रिकवर कर सकता है? अब सवाल ये आया, कर सकता है या नहीं कर सकता? कर सकता है, ज्वेलरी दे सकता है और अपने पेरेंट्स के घर में रह रहा है तो स्टेट भी है तो वो भी माइनर तो है नहीं। हम बोलते हैं कि भाई साहब तुम उसके खिलाफ केस नहीं कर सकते, सब कर सकते हो, पैसे रिकवर कर सकते हो। ठीक है। विल मिस्टर एम सक्सीड इन फाइलिंग सूट टू रिकवर द मनी? इलेबोरेट द डिटेल। क्या वो सक्सीड कर जाएगा? यस। व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी दैट कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम मिस्टर एम? 15 lakhs इंक्लूडिंग द अमाउंट ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट जो 7 lakhs की थी जो उनकी मदर को, ग्रैंड मदर को। शेल द प्रोविजन ऑफ अबव एक्ट अप्लाई टू मेडिकल ट्रीटमेंट गिवन? यस, ये सारे प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे। ये सारी बातें पढ़ने के साथ साथ मिस्टर वाई विल सक्सीड, ये समझ में आया आपको? उसने अमाउंट पूछा है तो मैक्सिमम अमाउंट कितना रिकवर कर सकता है? 15 लाख। नेसेसरीज के अंदर इमरजेंसी भी आती है और इसके लिए भी वो सपोर्ट करने के लिए मतलब उसी को ये पैसे देने पड़ेंगे। ये था आपका थर्ड क्वेश्चन। हम आते हैं आखिरी क्वेश्चन पे। डिफरेंस करना है आपको किसमें? नोवेशन और ऑल्टरेशन में। और कॉपी उठा के देखिएगा, मैंने वो डिफरेंस लिखवाया हुआ है आपको। क्या ये बात समझ में आई? और अगर दिक्कत लगे तो कहाँ गया? ये था ना, सॉरी। तो उन्होंने इस तरीके से लिखे हैं, आप चाहें तो इस तरीके से लिख लीजिएगा या टेबुलर फॉर्म में लिख लीजिएगा, जैसे आपकी मर्जी। क्या ये बात समझ में आई? जब भी ज़्यादा मार्क्स का और आपके पास पॉइंट्स कम हो तो उसे कैसे पैराग्राफ में लिखना चाहिए? इस तरीके से एलेबोरेट करके, है ना। हम चले, बताओ कहाँ चलें? दिक्कतें दिखाते हैं, आराम से बैठे हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। जो व्यक्ति खड़े होकर पढ़ा रहे हैं उन्हें ज़्यादा दिक्कत तो उन्हें होनी चाहिए। ये कहते हैं सर खड़े होने में दिक्कत नहीं है, बैठने में ज़्यादा है ना। पहले पैरालाइज तो होने दो। हाँ जी, लाल। अरे सजेस्टेड आंसर्स कहाँ हैं इसके? अच्छा, जून 23 का पेपर ढूंढना है ना मुझे तो। सॉरी 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 सॉरी। हम आ गए इस गरीब से पेपर जो कि कब है? जून 2023। वो डिनर इनविटेशन की कुछ बातें थी, आपको पता होगा। सोशल और डोमेस्टिक नेचर के एग्रीमेंट्स होते हैं, उसे वैलिड कहते हैं। बस इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप से पॉइंट है। ठीक है। सेकेंड, हाँ, यस सर के नाम पे एक बार और 4th टाइम जीत चुका है सेक्शन 25। वेरी गुड। दिक्कत यही है। क्या ये सूट बाय थर्ड पार्टी भी इंपॉर्टेंट में आता है? बताइए कौन सा प्रिविटी बोलते हैं इसको? डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की एक्सेप्शंस होती हैं। बताओ जरा कौन कौन सी एक्सेप्शन है 7 नंबर में? ट्रस्ट, फैमिली सेटलमेंट, कन्वेंट रनिंग विद द लैंड, मैरिज कॉन्ट्रैक्ट्स,
असाइनमेंट्स ऑफ राइट्स और एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट, ये सारे प्रोविजन है। कल ही रिवाइज कराए थे मैंने आपको, 7 नंबर में है। हालांकि सजेस्टेड आंसर नहीं है, पर क्या ही देंगे वो सजेस्टेड आंसर। बी पॉइंट, मिस्टर एक एम्प्लॉयर है, अपने एम्प्लॉय को इंड्यूस किया है टू सेल इज 1 रूम फ्लैट एट लेस देन द मार्केट वैल्यू, सिक्योर्ड अंडर इन्फ्लुएंस है। बाद में पूछेंगे कि क्या उसमें केस कर सकते हैं, आंसर इज यस कर सकते हैं। एस, पेंट करनी है फैमिली पिक्चर, 20,000 रुपये की, कंप्लीट असाइनमेंट वगैरह। हुआ क्या है उसको ये बताओ, अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ? वॉइड और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, क्या आपके स्टडी मैट में डिफरेंस लिखा हुआ है? यस। और कितने मार्क्स के लिए? 5। तो जितना उन्होंने पूछा उतना ही लिखना। ये जून 23 वाला पेपर था जो बिल्कुल भी किसी तरीके से सरप्राइज नहीं कर सकता था। क्या हम इसको यहाँ ख़त्म कर दें? अगला एक्ट जो है वो हम कल शुरू करें या एक दिन के ब्रेक के बाद? लेकिन जो काम है वो मैं कब चेक करूं? तो कल आपकी लॉ की क्लास नहीं होगी। प्रैक्टिस कॉपी रजिस्टर, जहां पर भी तुमने घर की दीवारें भी उठा लेना, अगर वहां लिखा है, ये नहीं होना चाहिए कि वो वाली कॉपी रह गई है। इसको बंद कर दीजिए। इसी के साथ आज की सभा हम समाप्त करते हैं।